नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल सभी को, जय हिंद। और बताइएगा जी, कैसे हो आप सब लोग। ओके, गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग जी। भैया आज एक्चुअल में एकदम जबरदस्त वाली ठंड है। आशुतोष कहाँ गया है भैया। रूटीन चेक करते हैं जरा, क्या रूटीन है। ओके, सुबह सुबह ट्यूशन लेनी है 6 से 8, 8:30 से 10 पढ़ना है, फिर इंग्लिश, फिर वोकैब, फिर ट्यूशन फिर लेनी है, मैथ्स, फिर यूट्यूब, फिर मैथ्स, फिर स्लीप। बहुत बढ़िया जी। आओ जी, आओ जी। ओके, हमारी इधर ठंड कम है, हमारी इधर ठंड नहीं है, हमारे इधर एकदम ओस पड़ रही है भाई। कल की वाईटी क्लास, यार कल वाईटी क्लास नहीं हुई थी ना, कल वाईटी क्लास नहीं हुई थी, क्रिसमस मना रहे थे सब लोग। ठीक है, क्रिसमस की छुट्टी कर रखी थी, टीम अवेलेबल नहीं थी। मैंने टीम को फोन किया, मैंने कहा भैया देख लो क्लास का कुछ बनता हो तो कह रहे सर आज तो छुट्टी है और आपको एक दिन पहले अपलोड करना चाहिए था। मैं कहा ठीक है, ओके ठीक है भैया। अब देखो 2023 ऐसा लग रहा है अभी स्टार्ट ही हुआ था और इसका एंड आ गया है, मतलब इस ईयर का एंड आ गया है। गिनती के दिन बचे हुए हैं। न्यू ईयर में हम लोग एक्स्ट्रा क्लास आज हो जाएगी तुम्हारी। एक्स्ट्रा क्लास होगी 3 से 4 वाले स्लॉट के बीच में, 3 से 4 के स्लॉट में, 3 से 4 के स्लॉट में ये वाला स्लॉट मिलेगा। ठीक है, और अब 2024 में हम लोग कदम रखने वाले हैं। यार हर साल आता है, हर साल हम लोग सोचते हैं यार ये साल, ठीक है, रेज हैंड का फीचर अभी अभी लास्ट में करूँगा, ठीक है। हर साल हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, बेहतरीन करेंगे, वो साल आता है और निकल जाता है। बट उसी साल के अंदर, जैसे जो 23 वाला साल है, हम में से ही बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि हम ये साल अपना बना लेंगे या ये साल में वो कर देंगे जो हम करना चाहते हैं, और वो कर भी लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर साल आते हैं और ऐसे ही निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग उस साल के अंदर बहुत कुछ फोड़ते भी हैं। ठीक है, पीडीएफ कंपाइलेशन भाई दूंगा यार मैं, सच में थोड़ा सा बीच चल रहा है। साल के एंड में सारे काम निपटा के नए साल में कदम रखेंगे, है ना। तो हम लोगों को एक चीज सोचना चाहिए कि जितने भी लोग हर साल सक्सेसफुल होते हैं वो हम जैसे ही होते हैं, और जितने लोग फेलियर होते हैं वो भी हम जैसे ही होते हैं, जो शायद किसी ना किसी कमी के कारण सक्सेसफुल नहीं हो पाते। एक चीज ध्यान रखिए, साल से फर्क नहीं पड़ता कि वो 23 है या 24 है, या साल के पहले दिन में हम लोग करते हैं कि अगर साल का पहला दिन मंडे आ जाएगा तब से मैं ऐसे, जैसे रहता है ना। वैसे मैं उन चीज पे ज्यादा विश्वास नहीं करता कि ईयर चेंज होने पे कुछ होता है, या मतलब तारीख बदलने से कुछ होता है। हमारे लिए तारीख और साल उसी दिन बदला जाता है जिस दिन हम बदल जाएं। हम बदल जाएं का मतलब ये है कि हम तैयारी करने लगें, या हम अपने गोल के लिए एकदम ओरिएंटेड हो जाएं, फोकस हो जाएं। साल बदलने से क्या ही होगा, मतलब ऐसा कुछ हमारी जिंदगी में चेंज नहीं होगा। चेंज बस तभी होगा जब हम चेंज होंगे। तो प्लीज मेक श्योर कि हम 24 का इंतजार ना करें कि 24 में जाके बदलूंगा। वी विल मेक अवर गोल्स, वी विल मेक अवर ड्रीम कम ट्रू जब हम आज से मेहनत करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करें कि जो भी आपके गोल्स हैं, अपने गोल्स को लिखो, अपने सामने रखो कि मुझे ये अचीव करना है। दिखता रहेगा, वो वाली बात है ना, दिखता है तो बिकता है। तो अपने गोल्स को, जो तुम्हें पाना है, तुम्हें जो भी अचीव करना है, उसको अपने सामने रखो, लिखो। ठीक है, अगर किसी का गोल है सीजीएल एएसओ, तो सर एएसओ सामने दिखना चाहिए। और ये बात एकदम सच है कि सपने जब, मतलब हमारे जो ड्रीम्स है वो इतने जबरदस्त हो ना कि हमें सोते वक्त भी याद आए, हमें उठते वक्त भी याद आए, तो वही ट्रू ड्रीम्स होता है। उसी के लिए हम लोग काम करते हैं, उसी के लिए हम लोग काम। अच्छा, बाकी लोगों का कोई ऐसा कोई ड्रीम नहीं है, अरे सीजीएल हो जाए बहुत बड़ी बात है। बड़ा सोचो, अच्छा सोचो। ठीक है, बड़ा सोचो, अच्छा सोचो। बस ये नहीं कि सीजीएल क्लियर करना है। लोगों में थोड़ा नाम होना चाहिए, भाई दुनिया में आए हैं तो कोई तो जाने कि हम लोगों ने ऐसा कुछ तोड़ा है ना। वरना लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, दुनिया तो ऐसी चलती रहती है। मेरे सपने में कल 4 इंस्पेक्टर आए थे। ठीक है भाई, वो तो 4 इंस्पेक्टर वाला प्रोग्राम ऐसा करके रखो कि हमको भी बनना है, उनमें शामिल होना। टीम आई होगी, चलो चलो रिया मैम गाड़ी आ गई है, आ जाओ, ऐसा वाला आएगा, है ना। ऐसा ऐसा सोचना है तुम्हें, तुम लोगों को बहुत कुछ अचीव करना है। मैं फिर से कहता हूँ, छोटे छोटे गोल्स रखो, उनको पूरा करने का सोचो, तब ही ड्रीम्स हमारे पूरे होंगे। मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा यूपीएससी का गोल है, पहले एसएससी तोड़ो, फिर यूपीएससी फोड़ो, फिर उसके बाद एक्टर बन जाओ। जिसका जो होगा ना वो वही करेगा। ठीक है, तो मेक श्योर अपनी चीजों के लिए आप लोग बहुत सारी मेहनत करो। आसानी से कोई चीज नहीं मिलती है। ठीक है, कुछ बनने भाई बनने वाले, मैं सच बता रहा हूँ आज की डेट में अगर मैं दुनिया को देखता हूँ, मैं न्यूज को ही सुन लूँ सिर्फ,
1 घंटा अगर तुम न्यूज को सुनोगे, तुम उन लोगों के बारे में जान लोगे जिन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, जिन लोग बोलते तुम कुछ नहीं कर सकते, और उन लोगों ने तबाही मचा रखी होती है। ठीक है, बाकी दुनिया में कभी किसी को चीट करो मत, ना चीट करने का सोचो, मतलब किसी को धोखाधड़ी मत रखो। एक इंसान ऐसे बनो कि रात को जब लेटो तो अच्छी नींद आए। ठीक है, अब तुम देख रहे हो, मैं जस्ट अभी संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा का देख रहा था, तो उसमें एक चीज मुझे बहुत साफ साफ नजर आई कि आदमी सच्चा झूठा कुछ टाइम बाद वो चीज निकल ही आती है, कैसे निकल गया है। आदमी अगर बेईमान है, बेकार है, तो वो चीज निकल ही आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि विवेक बिंद्रा ऐसा है, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ। मे भी कौन कैसा है हमको नहीं पता, पर ये चीज है, इंसान अपने जो भी कर्म किए होते हैं, अच्छे या बुरे, वो भुगत के तो यहीं जाता है। अगर वो पूरी जिंदगी बहुत बेकार रहा है और उसने दुनिया को लूटा, और हम लोगों को ये लगता है कि बेकार आदमी ग्रो कितना अच्छा से कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे। और ये मैंने बहुत लोगों को बोलते देखा है, अरे यार ये तो एकदम बेकार आदमी है, ये बहुत तगड़ा ग्रो कर रहा है, मैं ईमानदारी चलो मैं ग्रो ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो यार वो जितनी तेजी से ग्रो करता है ना, उसका डाउनफॉल भी उससे खतरनाक तेजी से आता है। और जो ईमानदार रहता है, एक अच्छा इंसान रहता है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है, नो डाउट, बट उसकी ग्रोथ ऑर्गेनिक रहती है और वो जिंदगी में परेशान नहीं रहता, रात को मजे के नहीं सोता है। ये आदमी सो नहीं पाएगा, और जिस दिन इसका डाउनफॉल आएगा, जो होगा वो सब बिक जाएगा, वो वाला है। ठीक है, ये सही है संदीप सर ने। देखो अब मैं फिर से वही, हम लोग इस चीज में नहीं जाना चाहते, मैं जस्ट यही बताना चाहता हूँ कि हम लोग अच्छे से काम करें, ईमानदारी से काम करें, और नौकरी लेने के लिए ना बहुत मेहनत की जरूरत है। मतलब इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि तुमसे ज्यादा कोई मेहनत ना कर पाए। ये कहना बहुत आसान है मेरे लिए, ये कहना बहुत आसान है कि इतनी मेहनत कर दो कि कोई बराबर में ना खड़ा हो पाए, लेकिन जब करने लगते हैं तो आदमी की हालत टाइट हो जाती है। ठीक है, ये बात मैं बहुत अच्छे समझता हूँ, मैं इसीलिए बात बहुत अच्छे समझता हूँ क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारे तरह तैयारी कर रहा था। ठीक है, तो वो बात मुझे बहुत अच्छे समझ में आती है कि लोग बहुत तैयारी करते हैं और हम लोग को डरा देते हैं, भाई क्या करे क्या करे कैसे होगा। लेकिन जब हम तैयारी के फॉर्म में आएंगे तो हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा, ये चीज ध्यान देना। यार यूपीएससी मेंस मैंने 2 बार लिखा था, बट मेरा ऑप्शनल जो सिलेक्शन था वो गलत था, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है। और अब तो मैंने भी अपनी लाइफ में थोड़ा 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 चेंज करना शुरू कर दिया है। कल से सर दर्द हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा भाई। रात में फिर से ना, मतलब मेरे को ये चीज ना, पहले मैं बहुत ज्यादा ऐसा बेफिक्र आदमी था, मतलब इतना ज्यादा बेफिक्र था कि मैं चोट वगैरह को ज्यादा ध्यान नहीं देता था। पर आफ्टर मैरिज पता नहीं क्यों मैं इन चीजों में बड़ा ना घबराने लगा कि कोई पेट में दर्द हो गया या सर दर्द हो रहा है, तो मैं उसको बहुत तवज्जो देता हूँ। पहले मैं तो कुछ नहीं करता था। इवन मेरे को याद है कि मेरी क्लास थी सुबह, तो मैं गया हुआ था कहीं उत्तम नगर क्लास लेने, एक दोस्त के यहाँ रुके, उसका पंखा बड़ा नीचे था। तो मैं कहा, वो कह रहा है यार मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, तेरे से 1 घंटा पहले मेरी क्लास है, मैथ्स का टीचर था वो। मैंने कहा मैं चला रहा हूँ, तो पहुंच, मैं आ रहा हूँ। तो मेरे को ध्यान नहीं रहा, बल्कि रात को उसने बोला पंखा नीचे देख के मैंने एकदम शर्ट बदलने लगा, मैंने हाथ उठाया और मैंने हाथ ऊपर किया तो मेरा हाथ पंखे में आ गया। और ये कुछ 1.5-2 साल पहले की बात है। ठीक है, तो जैसे ही मेरा हाथ पंखे में आया ना, तो मेरी सारी उंगलियों में से एकदम खून टपकने लगा। और उस लोकेशन पे मैं पहली बार गया था, मतलब उत्तम नगर में रहता नहीं था, उत्तम नगर से मेरी एक दिन क्लास लगी थी, मैं क्लास लेने गया था, पूरा हाथ एकदम खून ही खून खून, और इतना खून ऐसे नीचे कर दो पूरा बह रहा है खून। तो उस वक्त भी मैं डरा नहीं, लेकिन आजकल मैं बड़ा डरता हूँ। फिर मैं कल ही बैठ के सोच रहा था कि मैं यार क्यों डरता हूँ, जो होना वो तो होके रहेगा, है ना। तो अपन लोगों को लाइफ में ना बड़ा बहुत कुछ अचीव करना है। जितने लोग हैं अपने आप को कम मत आको, मेहनत करो और बस मेहनत करो। ठीक है, थोड़ा मेहनत को बस स्मार्ट मौके पे लेके जाओ, गधा मजदूरी नहीं होनी चाहिए, स्मार्टली तरीके से तैयारी करो, बहुत से। ठीक है, रिया सोती नहीं है भाई, सोना जरूरी है। 12 बजे सोती हूँ, 5:30 बजे उठ जाती हूँ, फिर दिन में 1 घंटा। वैसे नींद तो ठीक है, अगर इसको 5:30 को 6:30 भी कर दोगे तो कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। मतलब 5:30 को 6:30 कर दो तो चल जाएगा। हाँ 6:30 कर दो चल जाएगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम कितने आवर्स दें, प्लीज डोंट काउंट योर आवर्स गिनो ही मत। काम डिसाइड करो कि मुझे इतना काम करना है, अपने आप काम होगा तो आवर्स अपने आप पूरे हो जाएंगे। आवर्स कभी भी डिसाइड करके मत बैठा करो, मैं भी कभी नहीं बैठता हूँ। ठीक है, मैं भी कभी नहीं बैठता हूँ, तो तुम भी कभी मत बैठा करो। आवर्स मत गिनो, जो अच्छा लगे वैसा पढ़ो, जितना अच्छा लगे उतना पढ़ो, लेकिन मिनिमम ये है कि दिन के 6 से 7 घंटे हमको पढ़ना है। ज्यादा जो हो जाए वो बोनस है, इससे कम नहीं जाना है। ठीक है, चल बिल्कुल बिल्कुल भाई, सर दर्द का इलाज करो, इसको हल्के मत लो, अच्छी चलती पढ़ाई को खराब कर देता है। चलो जी, एनिमल किंगडम के बारे में फटाफट बात करते हैं। कल हम लोगों ने शुरुआत की थी, हमने सबसे पहले लिनायस के बारे में पढ़ा था कि लिनायस ने ऐसे ऐसे बोला कि भाई 2 तरह के किंगडम है। फिर हमने थोड़ा आगे गए, धीरे धीरे हमने कोपलैंड के बारे में, हेक्कल के बारे में पढ़ा, उसके बाद विटटेकर के बारे में पढ़ा। विटटेकर ने बोला सुनो मेरे भाई, सुन लो मेरी कहानी, 5 किंगडम है टोटल। हमने कहा ठीक है, हमने तेरी बात एग्री कर ली। तो टोटल मिला के मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमिलिया, 5 तरह के किंगडम है, हमने पढ़ा। उसके बाद हमने जस्ट आगे गए तो हमने देखा मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमिलिया, इनमें कुछ अंतर है। एक अंतर जो मोटा मोटा हमने याद रखा कि सेल की तरह कैसे किस तरह के होते हैं, तो हमने याद रखा मोनेरा जो है वो प्रो का है, मतलब इसके सेल डेवलप नहीं है, बाकी सारे सेल डेवलप हैं। सेल वाले के बारे में बात करी तो एनिमल को छोड़ के बाकी सबके पास सेल वॉल है, कल हमने पढ़ा। फिर हमने सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात की, मैंने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में नहीं है क्योंकि प्रो का टाइप है, बाकी सब में मौजूद है, हमने कहा सही।
बॉडी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की, हमने कहा यार शुरू के दो यानी मोनेरा और प्रोटेस्टा ये कैसे हैं भाई, सिंगुलर आदमी है, एक एक सेल के ऊपर डिपेंड है, बाकी जितने भी हैं वो मल्टी सेलर हैं भाई, एक से ज्यादा सेल हमें देखने को मिलते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फंगी को और एनिमिलिया को छोड़ दें तो बाकी सब लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, हमने कहा ओके। फिर हमने क्या बोला, फर्दर क्लासिफिकेशन में देखा कि यहाँ पर अलग अलग लेवल है, हमने क्या पढ़ा, केपीसी ऑफ जीएस, ये हमें याद रखना है, ये बेसिकली क्या है, सब ग्रुप है वेरियस लेवल के, क्या है केपीसी ऑफ जीएस, जहां पे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज हमने पढ़ लिया। आगे आइएगा, किंगडम इंडम्स हमने देख लिया था, अभी हम फाइलम के बारे में पढ़ रहे हैं कि बेसिकली फाइलम है क्या। ठीक, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले फाइलम का पहला जो पार्ट हमने पढ़ा था पोरीफेरा पढ़ा था। पोरीफेरा बेसिकली हमने क्या पढ़ा, पोरीफेरा का सबसे अच्छा एग्जांपल हमने याद रखा स्पॉन्ज है, हमने कहा सबसे सिंपलेस्ट है, सबसे सिंपल है लेकिन ट्रू टिश्यूज लैक करता है। क्या पढ़ा, पोरीफेरा में हमने बोला स्पॉन्जिस एग्जांपल है, मल्टी सेलर तो है लेकिन ट्रू टिश्यू लैक करते हैं, ट्रू टिश्यू नहीं होगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जब भी इन लोगों को अपने खाने को या अपने शिकार को करना है तो एक स्पेशलाइज सेल होते हैं जिसको हम कैनोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोला, स्पॉन्ज है, मल्टी सेलुलर है, ट्री टिश्यू नहीं होते, लेकिन हमने ये पढ़ा अपने आसपास की चीजों को पकड़ना है, खाना है, बचाना है तो कैनोसाइट्स का इस्तेमाल करेंगे। हमने कहा दो तरह के स्पॉन्जेस के हमने स्ट्रक्चर पढ़े, अगर तो उसके अंदर प्रोटीन होगा तो हम क्या कहेंगे भाई, हमने कहा प्रोटीन है स्पॉन्जोजिन या स्पोन्जिन, अगर उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका है तो हम उसको बोलेंगे स्पीकुलस। डन हो गया। पानी में मेराइन हो, फ्रेश हो, इन सब में मिलेगा, हमने कहा डन। एग्जांपल के लिए साइकोन, उसके बाद यूस्पोंजिया, ये हमने एग्जांपल सेट किया, हमने कहा चाहे वो गहरा पानी हो, शैलो वाटर हो यानी ज्यादा गहरा ना हो, उन सब में इसकी मौजूदगी पाई जाएगी। पोरीफेरा के बारे में बात की। नेक्स्ट आता है नीडेरियन, कॉलिजेंट्रा हमने इसको बोल दिया कॉलेंट्रेटा। तो नीडेरियंस के बारे में क्या बात की, नीडेरियंस के बारे में हमने बोला पहली बात ये ना एक रेडियल स्ट्रक्चर नजर आता है जैसे गाड़ी का पहिया हो, हमने क्या बोला एक रेडियल सिमेट्री है जैसे गाड़ी का पहिया, ऐसे हमने याद कर लिया। हमने कहा ये डंक मारता है और डंक टाइप जो है उसके अंदर एक टॉक्सिक मटेरियल निकलता है। पहली बात डंक जो है निडोसाइट्स और जो टॉक्सिक मटेरियल निकलता है उसको बोलते हैं नीमाटोसाइट्स, हमने कहा दोनों चीज हमको याद है। अगली बात हमने क्या बोला भाई, जब हम इसके अंदर बात करते हैं हम ये कहते हैं कि इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम तो है, ठीक है डाइजेस्टिव सिस्टम तो है लेकिन वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होगा, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग देख पाएंगे। हमने कहा डन। कहाँ रहता है, हमने कहा पानी में रहता है, रहो। एग्जांपल जेलीफिश, मून जेलीफिश, ग्रेट बैरियर रीफ के आसपास देखने को मिलते हैं, बस इतना याद रखेंगे। सिक्रीट क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं। अच्छा मुझे बताना है यार, जब कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग सिक्रीट करते हैं तो स्पॉन्ज को हम क्या बोलते हैं, जब वो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करता है क्या बोलते हैं स्पॉन्ज को, क्या बोलते हैं स्पॉन्ज को, कुछ बोलते हैं जब वो कैल्शियम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हम उसको स्पीकुलस बोलते हैं, स्पीकुलस बोलते हैं। बहुत स्पॉन्जिन जब हम बोलेंगे ना यार वो प्रोटीन होना चाहिए, स्पॉन्जिन जब हम बोलेंगे प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट कह रहे हो तो स्पीकुलस होगा। यार तुम गलती कैसे कर रहे हो, ये वाली इधर आओ, हाय जी ये देखो स्पीकुलस होगा जब कैल्शियम कार्बोनेट सिलिका होगा, लेकिन स्पॉन्जिन बोलेंगे जब प्रोटीन होगा, ठीक है। आगे चले, आगे आ जाओ। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ लिया, टीनोफेरा। टीनोफेरा में हमने क्या, टोनी जो है, टोनी कक्कर बालों में हाथ मार के जाता है, बाल खड़े करके जाता है और वो इतने बाल खड़े होते हैं कि आसपास सब कुछ चक्कर मार दे, चाकू निकाल के मार देगा, ठीक है। तो टोनी कक्कर से टीनोफेरा याद रख लेंगे। तो हमने क्या याद रखा, हमने कहा एनिमल किंगडम का कॉम्ब जेली, ठीक है, अपने कंघे पे जेल लगा के ऐसे बाल बनाता है ना, खतरनाक खतरनाक करते हैं। हमने कहा ठीक। सबसे पहले हमने टीनोफेरा क्या बोला, हमने कहा ट्रांसपेरेंट तरह का मटेरियल है, सीलिया स्ट्रक्चर, सीलिया मतलब वही जो बाल जैसे नजर आ रहे हैं वो सीलिया वाला पार्ट है। बेसिकली अगर हम इसको बात करें, इस सीलिया पर चिपकने वाले कुछ एडिसिव सेल होते हैं, इस सीलिया पर चिपकने वाले एडिसिव सेल होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, कोलोब्लास्ट। ये जेलीफिश से चिपकने वाले कोलोब्लास्ट बोलेंगे। मूवमेंट होती है, कोई डिस्टर्बेंस होती है तो चमकता है, जिसको बायोल्यूमिनेंस कहते हैं। हमने कहा डन। एग्जांपल के तौर पर हमने क्या रखा, कॉम जेली एग्जांपल याद रख लिया था, मोर देन इनफ है, इसको याद रखो। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक कोरल भी हमने याद रखा था। आगे आ जाओ। नेक्स्ट आता है प्लेंट एंथेल्मिस। तो थेलमेंटिस के बारे में अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहली बात ये फ्लैट वॉर्म जैसा नजर आ रहा है, बिल्कुल सही नजर आ रहा है, तो पहला एग्जांपल क्या हो गया, फ्लैट वॉर्म हो गया, हमने कहा डन। दूसरा क्या बात है, देखो अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे उसके अंदर बॉडी डेवलप नहीं थी, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे बॉडी क्या है, डेवलप होने लगी, लेकिन ध्यान रखना अनसेगमेंटेड है, अभी तक सेगमेंट नहीं आने लगे, सेगमेंट ए वर्ड से आएंगे आगे। तो यहाँ पे क्या सॉफ्ट बॉडी है, अनसेगमेंटेड, हमने कहा ठीक बात है। यहाँ पे हमें और क्या देखने को मिलेगा, प्लेटफॉर्म एग्जांपल याद है। डाइजेस्टिव क्या होता है भाई, यहाँ पर एक सिंगल ओपनिंग होती है, गुड मॉर्निंग जी, एक बार वापस जाओ फिर आ जाओ। सिंगल ओपनिंग होती है जहां पे माउथ और एनस एक ही पार्ट से सब काम से चल रहा है, डाइजेस्टिव है लेकिन इनकम्प्लीट है, हमने कहा डन। उसके बाद बेसिकली क्या होता है, पतली सी बॉडी है, यहीं से सारे डिफ्यूजन करते हैं, चीजें डेवलप नहीं है अभी तक, ये हल्का सा हम लोग याद रखेंगे, ठीक बात। प्लेटफॉर्म हमें दिमाग में रखनी पिक्चर, प्लेटफॉर्म हो गया, टेपफॉर्म हो गया, लीवर फ्लूक हो गया, ये थोड़े से एग्जांपल याद रखेंगे। बाइसेक्सुअल होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आता है नीमाटोडा। नीमाटोडा के बारे में अगर हम बात करते हैं, पहली बात सिलेंड्रिकल जैसे दिखने लगते हैं, कैसे दिखने लगते हैं, सिलेंड्रिकल जैसे दिखने लगते हैं, हमने कहा कोई बात नहीं। एग्जांपल राउंड वर्म हम याद रख लेंगे। अब बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेस्टिव है, हमने कहा बिल्कुल है। माउथ और एनस अलग है, यानी थेलमेंटिस के अंदर माउथ और एनस एक था, यहाँ पर माउथ एनस अलग है, डाइजेस्टिव वहां डेवलप नहीं था, डाइजेस्टिव का डेवलप है, लेकिन दोनों क्या है, अनसेगमेंटेड है। ये भी सेगमेंट नहीं बटा हुआ, सेगमेंट का मतलब क्या होगा, हर एक ऑर्गन का अलग पार्ट होगा और वो अलग तरीके से काम करेगा, हमने कहा सही। तो जो नेमेटोड्स हैं ये हमें हर जगह देखने को मिलते हैं, चाहे वो जमीन हो, पानी हो, पैरासाइट हो, कहीं भी हो वहां पे रहेंगे, और खाने का तरीका जो मिल जाए, चाहे वो किसी और को खाएं, पैरासाइट पे खाएं, किसी को शिकार करके खाएं, फंगस को खाएं, बैक्टीरिया को खाएं, तो फीडिंग के अंदर तो हर चीज ये बहुत आसानी से खा रहे हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कल भी, ठीक।
आ गया। रिप्रोडक्शन का क्या तरीका है, हमने जब थैलेमेंटिस पढ़ा था तो हमने ये बोला था कि थैलेमेंटिस जो है बाइसेक्सुअल काम करते हैं। क्या ये बाइसेक्सुअल है भैया, ध्यान रख लेना, ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से काम करते हैं, बाइसेक्सुअल नहीं है। सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों तरीके से काम करें, इनका रिप्रोड्यूस करने का तरीका यही है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर हम एलेगिन याद कर लेंगे, एस्केरिसिस याद कर लेंगे, एग्जाम में जो आ जाए हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आता है एनीलिडा। अब एनीलिडा ये आता है पहली डेवलप्ड फॉर्म। एनीलिडा के बारे में पहले पढ़ा कि ये सबसे पहला जो है सेगमेंट में बटा हुआ है। क्या बटा, सेगमेंट में। अभी तक मैंने जितने पढ़े उनमें सेगमेंट नहीं आए थे। एनीलिडिया के अंदर, एनीलिडा के अंदर सेगमेंट बटना शुरू हुआ। टिपिकली यहाँ पर हर एक ऑर्गन जो है डेवलप दिखाई देता है। इसके ऊपर मैंने देखा था लेयर लगी हुई है। क्या लगा है, लेयर लगी हुई। लेयर के फॉर्म में क्या पढ़ा था, मेसोडर्म के जो लेयर है और कोलेकॉम, इनके अंदर फ्लूइड बहता है जो अलग अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। हमने कहा ठीक बात है। उसके बाद हमने क्या बोला, डाइवर्सिटी क्या है, ये पानी में भी रह सकता है, जमीन में भी रह सकता है, फ्री लिविंग है, किसी के ऊपर रह सकता है, किसी के साथ खाप के शिकार करके कुछ भी कर सकता है, मतलब वैसा वाला काम है। आगे आइएगा। उसके बाद टाइप हमने कहा था याद करने की इतनी ज्यादा नीड नहीं है। आप अर्थवोम एग्जांपल याद रखो, अर्थवोम याद रखो, फैनवोम याद रखो, मेराइन वोम याद रखो, सिर्फ एग्जांपल याद करने की जरूरत है, ब्लीचेस याद रखो, बाकी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आगे आइएगा। नेक्स्ट आता है आर्थ्रोपोडा। वह आर्थ्रोपोडा वन ऑफ दी सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जानवरों में से एक है। सबसे ज्यादा नहीं है, वन ऑफ दी ज्यादा पाए जाने वाले में से एक है। कॉमनली नोन एज विच इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप इन द एनिमल किंगडम। सबसे ज्यादा जो डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या सबसे ज्यादा जो जानवर पाए जाते हैं वो आर्थ्रोपोडा कैरेक्टरिक या फाइलम के पाए जाते हैं। क्या क्या चीज है, पहली बात भाई, अब ये ना डेवलप हो चुके हैं। एनीलिडिया कम डेवलप था, एंथ्रोपोडा फुली डेवलप नजर आता है। जैसे एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन का मतलब सेगमेंटेड है। एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या होगा, भारी ढांचा है जो इसको बचा के रखता है। और भारी ढांचा किसका बना, चिटिन का बना हुआ। हमने कहा सही, चिटिन वैसे भी सेल वॉल होती है किसकी, फंगस की। गुड मॉर्निंग जी, आ गया। उसके बाद हमने क्या बोला, इसका हेड होता है, थोरैक होता है, एब्डोमिनल होता है। हमने कहा तीन तरह के कैरेक्टरिस्टिक है, हेड, थोरैक, एब्डोमिनल। हमने कहा डन। जॉइंट अपेंडेजेस, इसका मतलब क्या है कि बाकी पूरा शरीर जो है ना एक दूसरे कनेक्टेड है। सेंसरी ऑर्गन रहेगा, रिप्रोडक्शन रहेगा, माउथ रहेगा, एंटीना रहेगा, लेग्स रहेंगे, सारा पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमने बोला कि शरीर के जो है हाथ पैर आने लगे, हम मान गए। उसके बोला हमने मोल्टिंग। मोल्टिंग बेसिकली क्या है, ग्रोथ करने में मदद करता है, एक एक पार्ट ग्रोथ करने में। एंथ्रोपोडा जो है मोल्टिंग प्रोसेस में जाता है, एक्सोस्केलेटन ग्रो करता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे इंक्रीज करता है, रिप्लेस करता है, नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना हम देख लेंगे। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट साइड, स्किन एक्सोस्केलेटन की चिटिन की बनी हुई है, एक दूसरे से ऑर्गन कनेक्टेड है और एक्सोस्केलेटन ग्रो करता है और प्रोटेक्ट करता है। डाइवर्सिफिकेशन कैसे देखें भाई, ये लोग ना खुद भी खाना बना लेंगे, दूसरों को भी खा लेंगे, खुद नहीं दूसरों को खाएंगे, उन पे जिएंगे, शिकार करेंगे, पैरासाइट के ऊपर जिएंगे। और पॉलिनेट वाला काम क्या होता है कि एक जहाज पे बैठे दूसरी जगह चले गए, ये पॉलिनेशन भी कर देंगे। जैसे आ गया मधुमक्खियां, जैसे आ गया हमारे सुंदर सुंदर क्रैब्स, लॉबस्टर, कॉकरोच, मच्छर, ये सारे क्या है, तीन पैर वाले पकड़ो इनको। ठीक है, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, बिच्छू, मकड़ी, ये सारे पकड़ लो। उसके बाद लिप्सीमा जो है सिल्वरफिश के नाम से, इसको भी आप याद रखेंगे, ये एंथ्रोपोडा कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। इनकी शक्लें देख लो, देख लो, ये रहा तुम्हारा दोस्त जो नजर आता है तुम्हें खासकर, ये हो गया तुम्हारे पेट्स के ऊपर टिक्स मिलती हैं, इनको भी याद रख लो। बाकी ये तुम्हें थाईलैंड की गलियों में तेरी गलियां वहां मिल जाएंगे, बहुत पड़े हुए, सब लोग खाते एकदम फुल एंजॉय कर करके। इनको देख के जनरली लड़कियां चिल्लाती हैं। ठीक है, ठीक है, अदिति को काटा सर, ठीक, ऐसा है क्या, वैसे इनसे बचो, जनरली काटते नहीं है। बाकी ऊपर बैठे कुत्ता काट ले तो वही वाली बात हुई, जनरली इंसानों को नहीं काटते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। चलो, अब आता है मोलस्का कैटेगरी। मोलस्का हमने कल शुरू किया था, अब मोलस्का हमने शुरू किया था, यहीं से मोलस्का देखते हैं। देखो जी, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने कहा मोलस्का वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम है। हमने कहा ठीक बात, वन ऑफ द लार्जेस्ट देख लेते हैं। इसका प्राइमरी मेजर स्पीशीज क्या, फ्रेश वाटर में टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। हमने कहा मिलो, चाहे पानी में मिलो चाहे जमीन पर मिले, मिलो। बॉडी स्ट्रक्चर में क्या बोला था, हमने कहा था ऊपर एक हार्ड पार्ट रहता है, अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट पार्ट रहता है। हमने कहा ठीक, मोलस्का जो है प्रोटेक्ट करते हैं हार्ड शेल से, और ऑल मोलस्क हैव शेल। ठीक है, ऑल मोलस्क डज नॉट हैव शेल, मतलब जनरली जो है हमें मोलस्का के जो जानवर हैं उसके अंदर हार्ड शेल देखने को मिलता है, लेकिन सब में नहीं। ठीक है, तीन रीजन में डिवाइडेड है। सबसे पहले हेड, फुट और विसरल मास, ये हमने कल पढ़ा हुआ है। तो कोई बच्चों को अगर ऐसे लग रहा है मैं बहुत तेज जा रहा हूं तो कल वाली क्लास जरूर देखे, ये तो अब रिकॉल चल रही है। ठीक है, यहाँ पर इंटरनल ऑर्गन होते हैं इस बॉडी पार्ट के अंदर, यहाँ पर तीन हिस्सों में चलता है, ये इसके पैर हैं, तो मानो या ना मानो यही इसको चलने में मदद करता है। उसके बाद अलग अलग तरह के हमें शेल देखने को मिलते हैं, हमें इतना डिटेल में नहीं जाने की जरूरत। एग्जांपल याद रखो, ऑक्टोपस पहले एग्जांपल है। सबसे पहले शेल वेरिएशन था कि यहाँ पर अलग अलग तरह के शेल होते हैं जिसको मेंटल बोलते हैं। स्नेल्स एग्जांपल याद रखिएगा। गैस्ट्रोपोडा क्या होता है, लार्जेस्ट मोर डाइवर्स होता है, जहाँ पे गार्डन स्नेल हो गया, उसके बाद पैसिफिक ओस्टर हो गया, बस हल्का सा याद रखो, एग्जांपल याद रखो, बाकी बहुत डिटेल में नहीं जाना। अब आता है हमारा आज का, ठीक है, इक्नोडर्मेटा, ये हमें पढ़ना है भाई। पिछला रिकॉल हो गया एक बार सारा, पिछला रिकॉल हो गया सब लोगों को, कोई ऐसी प्रॉब्लम, थम्स अप करो एक बार। चलो अब हम पढ़ते हैं इक्नोडोमेटा क्या कहता है भाई। देखो सबसे पहले लिख रहा इक्नोडर्मेटा, अब इसको समझो। अब इक्नोडर्मेटा अपने आप में एक नई प्रजाति है, बड़ी प्रजाति है। तो सबसे पहले हमने कहा ये प्रजाति जो आती है इसके पास रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है। हमने कहा कोई बात नहीं भाई। उसके बाद रिप्रोडक्शन का तरीका जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं रिप्रोडक्शन का तरीका बदलता जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे जितने भी इसके अंग हैं, ऑर्गन जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं, दीज आर डेवलप्ड पार्ट। ठीक है, हाँ नोटोकोड बोल सकते हो, स्पाइन बोल दे तो इजी रहेगा समझना।
उसके बाद सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए इनके पास अपने गिल्स होते हैं, अपने गिल्स होते हैं, ठीक है। और ज्यादातर ये मेराइन पार्ट में समुद्र के पानी में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आओ ड्रैगन के बारे में पढ़ें। सबसे पहले एक बार ये पिक्चर देख लो, हाँ देख ली, अभी डाल देखो। सबसे पहले हमने क्या बोला, इक्नोडर्मेटा हमें पढ़ना है। हमने कहा इक्नोडर्मेटा एक फाइलम है किसकी, मेराइन एनिमल्स की। मेराइन क्या होता है, समुद्र में रहने वाले, इसीलिए इनको हम इक्नोडर्म्स बोलते हैं। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मीन जो है स्पिनी स्किन है, मतलब पतली पतली स्किन है जिसपे ऐसे लगते हैं छोटे 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 छोटे, ऐसा हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। आ गया, दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, भाई कंप्लीटली जो है मेराइन। सर पीडीएफ भी ब्लैक स्किन पे, अच्छा ठीक है यार, ब्लैक पे ना बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि आंखों में दर्द होने लगता है, इसलिए व्हाइट पे रखा। हमने क्या बोला, एक्सक्लूसिवली मेराइन ऑर्गेनिजम्स हैं जो हर तरह के ओशन में पाए जाते हैं, चाहे वो गहरा पानी ना हो या वो गहरा पानी हो। शैलो का मतलब होता है जो उथला पानी होता है, बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता, वो वैसे वाला। अगर मैं इक्नोडर्म्स के बारे में बात करें तो रेडिकल सिमेट्री, रेडिकल या रेडियल सिमेट्री क्या होता है, बीच से काटो ना बराबर दिखता है, बीच से काटो तो बराबर दिखता है, वो वाली बात होती है, ठीक है। मतलब दीज बॉडी पार्ट आर अरेंज अराउंड सेंट्रल एक्सिस, ऐसे काट दो तो बराबर से नजर आता है, ये वो वाला है। आ गया। अगर मैं बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, यूनिक वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है जो इनको चलने में मदद करता है, फीड करने में मदद करता है, गैसेज एक्सचेंज करने में मदद करता है। हमने कहा ठीक बात। हमने ये बोला यहाँ पर जो इनकोडर्म्स है वो एंडोस्केलेटन मेड ऑफ कैल्सिफाइड प्लेट्स और वेसिकल। यार एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन में कोई फर्क है क्या, एंडो और एक्सोस्केलेटन कोई फर्क है क्या? देखो एक्सो में ना हमें वो ढांचा शरीर के बाहर दिखाई देता है, बाहर दिखाई, जैसे स्नेल्स में हमें दिखाई दे बाहर बना हुआ है, इनके अंदर वही ढांचा ना अंदर की तरफ होगा, बॉडी के इनसाइड होगा। जैसे हम कहेंगे, हम कहें हमारा कैसे स्ट्रक्चर है यार, हमें कैसे हमारे हड्डियां बाहर दिखाई दे रही है, अंदर दिखाई दे रही है। हम लोग भाई हमारे तो अंदर ही है ना, ऐसे तो नहीं कि हड्डियां बाहर है और हमारा शरीर का स्किन वगैरह वो अंदर है। देख भैया देख मेरी हड्डियां देख, ऐसा तो नहीं है। तो हमने यही बोला कि यहाँ पर जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो अंदर की तरफ दिखाई देता है। तो एक्नोडर्म क्या हुआ, मेराइन। जनरली पहला पॉइंट हमें जो दिमाग में रखना है कि ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें पानी में दिखाई देते हैं। हमने कहा ठीक। दूसरा हमने क्या बोला, भाई इसके अंदर जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा एंडोस्केलेटन का, यानी जहां पर जो आपको ताकत देती है, जो स्केलेटन ताकत दे रही है वो अंदर की तरफ है। ठीक बात, आ गया। नेक्स्ट हमने क्या है, नो सर्कुलेटरी सिस्टम, नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये नहीं है। एक्सक्रीशन जो है बाय डिफ्यूजन होगा। यार एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली डिफ्यूजन है, बहुत डेवलप सिस्टम नहीं है, लेकिन जनरली ये एक्सक्रीट डिफ्यूजन के थ्रू किया जाता है। जैसे पहले हमने किया था स्किन के थ्रू कर रहे थे, ये भी एक्सक्रीट कर रहे हैं। सिंपल नर्वस सिस्टम होगा, कोई भी दिमाग नहीं है। हमने कहा यानी इसके पास डेवलपमेंट तो है ऑर्गन्स की, लेकिन क्या क्या चीजें नहीं, सर्कुलेटरी नहीं, रेस्पिरेटरी नहीं, ठीक है, और स्किन के थ्रू एक्सक्रीट कर रहे हैं, वही के थ्रू सांस आ रहे हैं, वैसा वाला पार्ट है। बॉडी कैविटी है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर छोड़ दो। ट्यूब फिट इज यूज्ड टू कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट फूड एंड रेस्पिरेशन। यार हमने तो अभी गिल्स पढ़ा था कि गिल्स के थ्रू करता है। एक बार वो पॉइंट को मैं चेक करूंगा यार, मैंने जहां तक याद है मुझे कि मैंने डिफ्यूजन गिल्स के थ्रू भी पढ़ा है। अभी उस पॉइंट को याद मत रखना, ठीक है, मैं एक बार चेक करूंगा क्योंकि मैंने तो यार यही पढ़ा उसके बारे में, फिर भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। ट्यूब फिट जो होता है कैप्चर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड और रेस्पिरेशन को, हल्का से याद रख लेंगे। स्टारफिश प्रेजेंट वाटर रेस्कुलेटर है। ट्यूब फिट आपको याद रखना है चलने के लिए, सब्सट्रेट करने के लिए, सबके लिए। एग्जांपल याद रखो, सी क्यूरिन है, सी क्यूकम्बर है, सी स्टार है। एग्जांपल याद करना है, दोबारा पढ़ते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ लिया इक्नोडर्मेटा है क्या, ठीक है। इक्नोडर्मेटा है क्या, देख हमने सबसे पहले बोला ऐसे जानवर जो रेडिकल स्ट्रक्चर में, मतलब जिसको बीच से काटे हैं तो बराबर कटेंगे, पानी में पाए जाते हैं और जिनके अंदर एक एक्सोस्केलेटन पार्ट है जो उनको मजबूती देता है। हमने कहा ठीक। फिर हमने बोला कि यार इसके अंदर ना सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम सही से डेवलप नहीं है, ये जनरली डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है स्किन के थ्रू ही, स्किन में पोर्स बने वहीं से डिफ्यूज कर रहा है, तो बेसिक डिफ्यूजन ये होगी, ठीक। दूसरा सिंपल सा नर्वस सिस्टम है, कोई दिमाग नहीं है। हमने कहा ठीक। हमने क्या बोला, ये जो खाना खाता है ना या कोई भी फूड कैप्चर करता है या कोई भी सांस ले रहा है तो इनके लिए ट्यूब फिट दिया होता है। ट्यूब फिट मैंने ऐसे पढ़ा था कि गिल्स होता है जहां से आना जाना करता है, ट्यूब फिट खाने के लिए होता है, फिर भी वेरीफाई कर लेंगे। तो ट्यूब फिट क्या है, इज यूज्ड टू कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट फूड एंड रेस्पिरेशन। इन्होंने कहा कि इसके अंदर एक ट्यूब फिट होता है जहां से खाना खाते हैं, कैप्चर करते हैं, सब कुछ वहीं से होता है। एग्जाम्पल मुझे बहुत जरूरी है, स्टारफिश एग्जाम्पल याद रखूंगा, उसके बाद सी क्यूरिनसिन याद रखूंगा और सी क्यूकम्बर याद रखूंगा, सी स्टार याद रखूंगा। यानी मुझे याद है ना ऐसे जानवर जिनके आगे सीसी चल रहा है, सीसी करती मैं मरूं लगर, तो सीसी आपको याद रख लेना, ठीक है, इतना याद रख लोगे, इसका एग्जांपल याद है, इजी है याद करना, सीसी वाला एग्जांपल याद रखना। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारे पास आता है कोर डाटा। चलो भाई अब कोर डाटा पे आते हैं। भाई देख रहे तुम कितने सारे खतरनाक खतरनाक जीव आ रहे हैं निकल निकल के। अब यहाँ पे कोर डाटा समझ लेना कि ये वन ऑफ दी सबसे डेवलप ऑर्गेनिजम्स ये है। चलो समझना शुरू करें। भैया ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी हमें बैकबोन देखने को मिले, हमने कहा ठीक बात है, चलो पढ़ते हैं इसको एक एक करके। भाई देखो एनिमल किंगडम में एक ही चीज जो तुम्हें मुश्किल लगेगी और वही चीज याद करनी है, एग्जाम्पल। जो भी तुम्हें फाइलम बोल रहा हूं, रिमेंबर ऑल एग्जांपल्स। अगर नहीं याद हो रहा उसका फाइलम लिखो, उसके सामने उसके 3-4 एग्जांपल लिखो, फाइलम लिखो, एग्जांपल लिखो, फाइलम लिखो, एग्जांपल लिखो। बाकी जितना भी मैटर है उसे बार बार पढ़ो, वो चलेगा, लेकिन एग्जांपल किसी भी हालत में नहीं भूलने। हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं चीजों को, तो अगर 2-4 चीजें अगर हम ऐसा पढ़ना भी रह जाए कि ये जमीन पे मिली थी, पानी में मिली थी, मिट्टी में मिली थी,
वो चलेगा, लेकिन एग्जाम्पल छोड़ना नहीं चलेगा। अगर तुम चेक कर रहे हो, वैसे मुझे पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, कि जो लोग मुझसे पढ़ते हैं तो मैं उनको ये कहता हूँ यार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखा करो। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो बहुत सारे सवाल ऐसे ही मिलते हैं कि जिसमें एग्जाम्पल पूछता है, या ये पूछ लेगा ज्यादा कि ये डेवलप है या नहीं है, तो इस तरह का। बाकी मेरा मन है कि तुम्हें एक बार इसके एग्जाम्पल या क्वेश्चन करवाऊं, ठीक है, एक स्पेशल क्लास लेके या यूट्यूब पे इसके क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। आओ जल्दी से, सबसे पहले हम कोडेटा के बारे में पढ़ते हैं, इधर आओ। कोडेटा एक फाइलम है एनिमल का जो इंक्लूड करता है ह्यूमंस। अच्छा हम आ गए, ओके। तो अगर कोई हमसे ये पूछेगा कि ह्यूमन किस फाइलम के अंदर आते हैं, तो फाइलम मुझे याद होना चाहिए, ठीक है। एंड अदर वर्टिब्रेट्स, ओके। कोडेट्स जो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। अभी नोटोकोड वही है जिसको हम बैकबोन बोलते हैं, नोटोकोड वही जिसको हम बैकबोन बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, स्पाइनल बोलते हैं, जो तुम्हारा मन करे। तो हमने क्या बोला, कोडेट जो है कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। एक होलो नर्व कोड होती है, फेरेंजियल स्लिट्स होते हैं, और पोस्ट एनल टेल होता है एट सम पॉइंट ऑफ द डेवलपमेंट। मतलब ये वो उसके बारे में बात कर रहा है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग पहले हमारी पूंछ होती थी, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हम उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं जहां पर लोग क्या करते हैं, पूंछ वाले होते हैं धीरे धीरे, लेकिन सम पॉइंट ऑफ टाइम डेवलपमेंट में वो चीजें चली जाती है, वैसे वाला पार्ट। ठीक, अब नोटोकोड बेसिकली क्या है, हमने कहा नोटोकोड जो है एक फ्लेक्सिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट करता है और सर्व करता है एज अ प्रीकर्सर टू द बैकबोन ऑफ वर्टिबल कॉलम। हमने कहा ठीक बात, नोटोकोड बेसिकली क्या हो गया, हमारे बैकबोन को सपोर्ट करने वाली टाइप हो गई। हमने कहा ठीक। सम कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, सच एज ह्यूमन नोटोकोड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड इज लेटर रिप्लेस वर्टिबल कॉलम। बात समझ रहे हो? नोटोकोड को ये बैकबोन के रूप में पढ़ लेते हैं। कैसे? नोटोकोड जो है हमारे प्रारंभिक अवस्था में होती है, जब बच्चा पेट में होता है, एकदम फुल घूम के लेटा होता है, धीरे धीरे जब डेवलप होते हैं तो वो भी डेवलप हो जाती है, लेकिन बेसिकली उसे हम बैकबोन का सपोर्ट ही कहेंगे। आ गया। नर्व कोड क्या है? कोडेट जो है एक होलो नर्व कोड होता है जो बैक ऑफ द एनिमल रन करता है। वर्टिब्रेट के अंदर द नर्व, भाई वर्टिब्रेट का मतलब किसको नहीं पता, व्हाट इज वर्टिब्रेट्स? हाँ जी, बाकी सब लोग बताओ। हैविंग वर्टिबल कॉलम, भाई जिसकी रीढ़ की हड्डी हो, ठीक है, जिसकी रीढ़ की हड्डी हो या बैकबोन हो, सिंपल सा ऐसे करके याद रख लेंगे। वर्टिब्रेट जिसकी रीढ़ की हड्डी हो, बैकबोन हो, बस ऐसे करके हल्का सा, है ना, दिमाग में सेट रहेगा। तो हमने वर्टिब्रेट क्या बोला, द नर्व कोड डेवलप इनटू द स्पाइनल कोड व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये जब हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसको हम स्पाइनल कोड बोलते हैं, तो हमारी जितनी भी बाकी नर्व हैं वो इसी रोड से कनेक्टेड है। तो हम ये कहते हैं कि यार यहीं से सारे सिग्नल जो है पूरी बॉडी में ट्रांसमिट होता है। वही बात यहाँ पे लिखी गई है, एग्जैक्ट वही बात कि स्पाइनल कोड जो है हमारे पूरे शरीर के अलग अलग भाग से जुड़ा हुआ है और इसी का काम होता है सिग्नल ट्रांसमिट करना, सिग्नल भेजना, ये इसी का काम है। क्लियर है? इसी का काम क्या था, सिग्नल भेजना। तो ये हमको याद रखना है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कोडेड जो है जो ह्यूमन और वर्टिबल कॉलम वाले लोग, ये हमने याद किए। हमने कहा बेसिकली जब हम डेवलप नहीं होते या कम डेवलप नोटोकोड होता है, वर्टिबल कॉलम बाद में डेवलप हो जाता है। बेसिक सा काम है, स्केलेटन सिस्टम में देखने को मिलता है। हमने क्या बोला, जितने वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास नोटोकोड या वर्टिबल कॉलम होगा जो उनको सपोर्ट करेगा। एग्जांपल दो। अब दूसरा हमने वर्ड क्या था, फ्रेंजियल स्लिट्स। फ्रेंजियल स्लिट्स क्या होते हैं? जो हमारे फ्रेंजियल स्लिट्स होते हैं, ओपनिंग होते हैं फेर्नेक्स के अंदर, रीजन टू कोडेट्स। इक्वेटिक कोड फिश के अंदर जो होता है, देखो आपने देखा होगा बहुत सारी मछलियों के हल्के से स्लिट देखने को मिलते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। वही ह्यूमंस के अंदर जो होता है वो हमारे पास ट्यूब होती है, टॉन्सिल्स होते हैं सांस लेने के लिए। रिपीट करो, फेरेंजियल क्या? फेरेंजिस हमें पता नहीं यहाँ पे होता है, बेसिकली हवा का आना जाना। तो ऐसे ही हम लोगों के पास हवा का आना जाना फेरेंजिस है, टॉन्सिल्स है। ऐसी दूसरे जीव जो है, जो मछलियां हैं, उनके पास स्लिट होता है जो गैस को एक्सचेंज करने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल क्या होगा? पोस्ट एनल टेल का मतलब सीधा से ऐसे याद कर लो कि पूंछ, ठीक है। कोडेट्स हैव अ टेल व्हिच एक्सटेंड बियॉन्ड द एनस। एनस से बैक जो जा रही है वो टेल होती है जो उनके चलने में मदद करता है, ठीक है। अपने पास पहले होती थी लेकिन आज नहीं है, हम क्योंकि चिंपैंजी के अवतार ऐसे चल रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास पहले थी अब नहीं है। मंकी पहले उनके पास है, हमारे पास नहीं है, तो वैसा वाला मूवमेंट में मदद करता है। तो अभी तक हमने 3-4 पॉइंट पढ़े। कोडेट्स में क्या पढ़ा हमने? कहा ह्यूमन वर्टिब्रेट वाला 1 पॉइंट पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा हमने? कहा फ्लेक्सिबल रोड होती है जिसको नोटोकोड या वर्टिबल कॉलम बोलते हैं। तीसरा हमने क्या बोला भैया, इनके पास बैकबोन होती है। फिर हमने क्या बोला, सांस लेने के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए क्या किया, हमारे पास फेरेंजिस है, बाकी लोगों के पास स्लिट, फेरेंजिस स्लिट होती है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाती है। पोस्ट एनल ये क्या है? तो ये सीधा सा पार्ट ये है कि पूंछ, हमारे पास पूंछ आज नहीं क्योंकि हम डेवलप हो गए, लेकिन बहुत सारे जानवर आज भी पूंछ रखते हैं। जनरली आपने देखा होगा जो भी चीता वगैरह दौड़ता है या जानवर दौड़ते हैं, उनको पूंछ ना ऐसे मूवमेंट क्रिएट करती है, मूवमेंट क्रिएट करती है। मूवमेंट क्रिएट का मतलब क्या हो गया कि भागते हैं तो डायरेक्शन देने का काम वही पूंछ कर रही है। अब अपनी जो स्पीड कितने की है, 10-20 की स्पीड है, तो हम लोग मेंटेन कर जाते हैं, हमें पूंछ की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। नर्व कोड एक बार और रिपीट देखो, नोटोकोड का नाम ऐसे याद रखो, बच्चा पेट में तो बहुत फ्लेक्सिबल सी एक बैकबोन होती है, उसे हम नोटोकोड कहते हैं। फिर बड़े होते वर्टिबल कॉलम में जाते हैं। हमने कहा ठीक, इसका काम क्या होता है, हमारे स्पाइनल कोड से जुड़े होता है। ब्रेन के जो भी, मान लो ये ताली बजाई, तो ये कहीं ना कहीं मेरे स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट रहता है, इसकी तार में दिमाग में जुड़ी होगी, तो कनेक्टेड है स्पाइनल कोड से। मैं ऐसे मूवमेंट करनी है तो कुछ भी चीज की मूवमेंट है तो मेरी रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड है, तो वही क्या करती है, कोड ब्रेन को सिग्नल भेजती है। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वहां सिग्नल वापस आता है और मेरी बॉडी काम करने लगती है।
तो बेसिकली स्पाइनल कोड जो होती है वो पूरे नर्वस सिस्टम को एक तरीके से जोड़ने का काम करेगी, तो ये इसीलिए बैकबोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? आगे चलें। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आते हैं। सबसे पहले आया हमारा मछली। ठीक है, तो मछली क्या होगी? मछली एक्वेटिक वर्टिब्रेट है भाई, पानी में रहती है। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ लिविंग कॉर्डेट्स है, रहो। एग्जांपल गोल्ड फिश हो गया, क्लोन फिश हो गया, कितने भी एग्जांपल याद कर लो। व्हाट इज एम्फीबियन? एम्फीबियन जो होते हैं आर वर्टिब्रेट जो अंडरगो मेटामॉर्फिस इक्वेटिक लार्जेस्ट टू टेरिटोरियल एडल्ट। एग्जांपल भाई देखो, एम्फीबियन जो होते हैं पानी में भी रहेंगे, जमीन में भी रहेंगे, जैसे मेंढक रह लेगा। ठीक है, सैलमेंडर्स इसका एग्जांपल, मतलब पिक्चर से तो ज्यादा समझ में आएगा, बाकी मेंढक याद कर लो, जहां इसका मन करेगा वहां रह लेगा। लंग्स जो है वो पॉजिटिव प्रेशर के साथ डिफ्यूज करते हैं स्किन के थ्रू। देखो जितने भी जानवर कोडेट्स के अंदर आते हैं, कुछ लोग जो है वो स्किन के थ्रू करते हैं, कुछ लोग जो है फेफड़ों के थ्रू करते हैं। हम लोग डेवलप्ड है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम लोग फेफड़ों के थ्रू कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो स्किन के थ्रू करते हैं। 3 चैम्बर हार्ट हो सकता है, हाँ, किसी के पास 4 चैम्बर, ये मछलियों का 3 चैम्बर वाला। एक्टोडर्म कोल्ड ब्लडेड होते हैं कुछ जानवर, ठीक है, एक्वेटिक में पाए जाते हैं, जमीन पर पाए जाते हैं। हर 3 चैम्बर होते हैं, 2 ओरिकल 1 वेंट्रिकल, ये इसी का एग्जांपल दिखा रहे हैं, तो याद रख सकते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे कोई खत्म करे भागना नहीं है, दोबारा सुनते हैं। हमने कहा सबसे पहले एग्जांपल लिया कोडेट्स का, सबसे पहले मछलियों को देखा। मछली हमने क्या बोला कि मछली पानी में रहने वाली वर्टिब्रेट है। एग्जांपल गोल्ड फिश लिया, क्लोन फिश लिया। एक एम्फीबियन क्या होगा भाई? ऐसे जानवर जो जमीन पे भी रह रहे हैं और पानी में भी रह सकते हैं। हमने कहा डन। ठीक है, ये जनरली अपने सांस जो है किससे रहे? स्किन से ले रहे हैं। इनके 3 चैम्बर होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। हार्ट के 3 चैम्बर हैं, 2 ओरिकल 1 वेंट्रिकल है। पानी में भी रह लेते हैं, जमीन पे भी रह लेते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन आस्क इन पीसीएस कि जो एम्फीबियन होते हैं वो कितने चैम्बर होते हैं और उनके चैम्बर कैसे बटे होते हैं। तो 2 ओरिकल है, 1 वेंट्रिकल है, जमीन पानी दोनों में। एक्टोडर्म कोल्ड ब्लडेड है, 3 चैम्बर हार्ट है। और याद रखोगे कि जो लंग्स या डिफ्यूजन होती है वो स्किन के थ्रू हो जाती है, इतनी याद रखोगे, आगे आएगा। नेक्स्ट आता है 2 फेजेस ऑफ लाइफ, जैसे टेडपोल है और एडल्ट है। आपको ये पता है छोटा छोटा जो टेडपोल पानी में तैरता नजर आता है, फिर वो बड़ा होकर तैयार हो जाता है आगे मेंढक की फॉर्म में, है ना। तो रेस्पिरेशन गिल्स, स्किन और लंग्स, ये सबसे पहले गिल से लेते हैं, फिर स्किन से लेते हैं, फिर लंग्स से लेते हैं। हमने कहा ठीक। सेक्सेस जो इनके सेपरेट होते हैं, ठीक बात। रिप्रोडक्शन का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, पानी में ही अंडे बढ़ते हैं और बाद में चेंज होकर हमें कंप्लीट मेंढक की फॉर्म में नजर आते हैं। एग्जाम्पल फ्रोग, राना टिग्रीना, इसका केमिकल नेम है बफो सैलेमेंडोटो, हमें याद रखना है। ठीक है, देखो भाई ये रहा सैलेमेंडो ऐसा, अरे वाह जी वाह, देखो भाई कितना गजब है, देख रहे हो भाई, धन्यवाद जी। आगे चलें, दोबारा पढ़ते हैं। हमने क्या बोला? हमने कहा जी 2 फेस में जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला? टेडपोल से, टेडपोल से उसके बाद एडल्ट हो गया, ठीक। सांस पहले गिल्स, स्किन और लंग्स, एडजस्टमेंट है, सेक्सी सेपरेट है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर ही रहे हैं, पानी में अंडे तैर रहे हैं, बनाओ जाओ। मेटामॉर्फिक स्टेज है टेडपोल से एडल्ट बनने का। एग्जांपल राना टिग्रीना, फ्रोग वाला पड़ा, और बूफो पड़ा, सैलमेंडर। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर? भाई मुश्किल तो नहीं लग रहा? चीजें ठीक है, याद तो करने वाली है लेकिन करना तो है। आ गया। अब आती है हमारी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर मछलियां। ऐसा नहीं भाई, रेप्टाइल्स के अंदर सारे जानवर आते हैं, जैसे छिपकली होगी, सब कुछ हो गया, लेकिन क्रोकोडाइल भी शामिल करना है। बस क्रोकोडाइल को एक चीज ध्यान रखना कि इनके दिल 3-3 चैम्बर है। हमारा मगरमच्छ जो है 4 चैम्बर लेके घूम रहा है, कह रहा है भैया मुझसे मिलो, मेरे पास दिल बहुत बड़ा है, खा जाऊंगा सबको, है ऐसा वाला। ठीक है, चलो जी समझते हैं। सबसे रेप्टाइल्स को बोला कि पहली बात क्वेश्चन ये आता है कि कोल्ड ब्लडेड कौन से होते हैं, तो हमने कहा रेप्टाइल जो कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है, ठंडे खून वाले। उसने क्या बोला कि वर्टिब्रेट है विद ड्राई स्क्लेनी स्किन, नॉट इंपॉर्टेंट। इंक्लूड करो जैसे टर्टल्स हैं, टर्टल मतलब केचुआ, कछुआ, कछुआ, ठीक है, टर्टल कछुआ हो गया। उसके बाद हमने क्या बोला? यहाँ पे स्नेक्स आ गए, ये सारी इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे। बॉडी स्ट्रक्चर जो है सूखी पड़ी है स्किन, मोशन वो लगाओ, कौन सा है? कोल्ड ग्रीन, ठीक है। उसके बाद लंग्स होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, 3 चैम्बर का हार्ट होता है, और एक्टोडर्म कोल्ड ब्लडेड होता है, ठीक है, ऐसा करके याद रख लेंगे। तो लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस 1, 3 चैम्बर का दिल है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के पास 4 है। एक्टोडर्म कोल्ड ब्लडेड। देखो रेप्टाइल्स का सवाल आएगा तो आपको सीधा याद रखना है, रेप्टाइल्स क्या है भाई? ठंडे खून वाले हैं, स्किन एकदम सूखी पड़ी है, 3 चैम्बर के होते हैं क्रोकोडाइल को छोड़ के, और एक्टोडर्म या एक्टोथर्म कोल्ड ब्लडेड होता है। एग्जाम्पल मरियाना इग्नुआ, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, मराइन टर्टल और सी स्नेक, हमें याद रखेंगे। ठीक है, अब मेसोइक एरिया के अंदर जो एज ऑफ रेप्टाइल थी, कोबरा इज द ओनली स्नेक व्हिच मेक नेस्ट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि पहले समय में कोबरा जो था सिर्फ अपने अंडे बनाता, मतलब अपना घोंसला बनाता, बाकी लोग नहीं बनाते थे। अच्छा, आपने एक कहानी सुनी कि सांप जो है, ठीक है, सांप जो है अपने अंडे खा जाता है, ऐसा कोई कहानी सुनी आप लोगों ने? ठीक है, अच्छा, कुछ कुछ सांप होते हैं जो अपने अंडे खा जाते हैं, कुछ सांप होते हैं जो अपने अंडे खाते हैं, सारे नहीं, लेकिन कुछ सांप ऐसे जंगलों में होते हैं जो अपने अंडे खुद खा जाते हैं। उनमें से रेयर बनते हैं, मतलब रेयर ही बच पाते हैं, मतलब अगर मान लो 7-8 हुए होंगे तो 2-3 ही बचेंगे, बाकी निपटा दिया जाएगा, ऐसा। ठीक है, अभी इधर आओ। हमने क्या बोला? हमने कहा रेप्टाइल्स के बारे में, हमने कहा रेप्टाइल बेसिकली जैसे हमारा कछुआ, स्नेक, ये सारे इसमें शामिल हैं। लंग्स होंगे, 3 चैम्बर होंगे क्रोकोडाइल को छोड़कर, ठीक है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल सेट किए, 2-3 एग्जाम्पल हैं।
हमने कहा पुराने समय में कोबरा जो है अपना घोंसला बनाता है वहीं पे एंजॉय कर रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा हीलोडर्मा। हीलोडर्मा क्या है? इकलौता पॉइजनस छिपकली है। ये वाला याद रखेंगे। सी स्नेक जो है इसी को हम हाइड्रोफिश कहते हैं, वर्ल्ड का मोस्ट पॉइजनस स्नेक है सी स्नेक। ठीक है, तो बेसिकली मैं रेप्टाइल्स के बारे में उनको मांग रहा हूं, उन जानवरों को इंक्लूड कर रहा हूं जो कैसे चल रहे हैं, जो रेंग कर चल रहे हैं और एक डेवलप्ड स्टेज में चल रहे हैं। ठीक है, सारी छिपकलियां काउंट कर लो, मैक्सिमम सांप काउंट कर लो, तुम्हारे कछुए काउंट कर लो। इनके पास रेस्पिरेशन का तरीका है, 3-3 चैम्बर के दिल हैं, क्रोकोडाइल को छोड़कर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं सारे के सारे। एग्जांपल हमने क्या देख लिया? कोबरा अपना घोंसला बनाएगा, हेलोडर्मा सबसे जहरीली छिपकली है, सी स्नेक जो है उसको हम मोस्ट पॉइजनस स्नेक के रूप में डालते हैं। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हुआ? हल्का सा मामला। ठीक, आगे चलूं थोड़ा थोड़ा, अभी अभी एक एक रिपीट पे भी चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हमारे पंछी, प्यारे प्यारे पंछी। ठीक है, अच्छा कितने लोग ऐसे जिनको लग रहा है यार बहुत मुश्किल है और बहुत बोरिंग है? कितने लोग ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है और बहुत बोरिंग है? ऐसे हैं कोई? देखो वैसे बोरिंग मैं मान सकता हूँ थोड़ा बहुत है, लेकिन मुश्किल बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, बोरिंग तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि हल्का सा तो है हल्का सा तो है, लेकिन मुश्किल नहीं है। अच्छा बोरिंग नहीं, चलो बहुत बढ़िया, बोरिंग नहीं लगना चाहिए। वैसे मैंने बहुत सारे बैचेज में जब कराता हूँ सब कहता है सर बोरिंग लग रहा है। हाँ ठीक है, याद रखना मुश्किल है। चले अब हम देखो कितना प्यारा फोटो, देखो कितनी अच्छी है यार। अब ना, अब मैं सच बता रहा हूँ, मुझे एक कंटेंट वाला बंदा, मैंने अभी 2 बंदों से मेरी बात हुई थी अभी, एक कंटेंट वाला बंदा रख रहा हूँ जो मेरी पीडीएफ बहुत शानदार तरीके से बनाए। ठीक है, पीडीएफ शानदार तरीके से बनाए ताकि दिखने में अच्छी लगे और नोट्स वोट्स का काम करें। तो अभी मैंने कल परसों करी है बात, अगर वो लड़का मुझे लगा बढ़िया तो मैं चाह रहा हूँ कि वो काम करे। ठीक है, वो अच्छे से काम करे ताकि चीजें आप लोगों को बेटर डिलीवर कर पाऊँ। मुझे सबसे ज्यादा जो लगता है कि आखिरी में बच्चा नोट्स पढ़ता है, समझ आएगा अच्छे से, नोट्स अच्छे अच्छे मिले तो ऐसा। बाकी रिया को तो मैं फोन करके ऐसे कहूंगा कि आप ये पेमेंट पकड़ो और नोट्स अच्छे से बना के भेज दो, सब बच्चों को हम डिलीवर करेंगे, ऐसा है ना? ऐसा कर देना। रिया अच्छे नोट्स बना रही है, सब बाद में थैंक यू बोल दे जब मिले। रिया के नोट में भेजूंगा यार, मैं भेजूंगा अभी। अब आओ बर्ड्स के बारे में, सुनते रहेगा। बर्ड जो है वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स है। अभी तक तुमने क्या पढ़ा? अभी तक तुमने क्या पढ़ा? ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। मैंने कहा अभी तक मैं रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा, मैं रेप्टाइल्स का ना खून ठंडा है लेकिन बर्ड्स का खून गर्म है। तो हमने क्या बोला कि बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स, जिनके पास अपने फेदर्स होते हैं, बीक होते हैं और एबिलिटी टू फ्लाई करने की। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर क्या है भैया? पंख हैं, उड़ने के लिए दिए गए हैं, 3 हैं, होलो हैं, थोड़ी सी स्केलेटन्स हैं, उड़ जाओ। बॉडी फंक्शन क्या करती है? फेफड़े इनके पास, एयर सैक है, 4 चैम्बर। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। ठीक है, और ये कैसे है? वार्म ब्लड। यार ये क्वेश्चन ना तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम लोग वैसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन यही क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हें मिलेंगे। इन्हें बताओ वार्म ब्लड कौन सा है, 4 चैम्बर कौन सा है, बर्ड्स के कितने चैम्बर हैं, बर्ड सांस कैसे ले रहे हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हुए हैं। तो हम ऐसे लाइन वाइज पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ये तो कॉमन सा लग रहा है, लेकिन पेपर में यही सवाल बनेंगे। रिप्रोडक्शन क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी है और एक्सटर्नल, दोनों तरीके की। ठीक है, एमनियोटिक एग्स, इनसाइड द एग आर अ सीरीज ऑफ फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन व्हिच परमिट द एम्ब्रियो टू सर्वाइव। मतलब बेसिकली आप बहुत सारे पक्षियों को देखते हो जो अंदर ही एग क्या कर रहे थे, धीरे धीरे डेवलप करते, बाद में जाकर उनको फ्लूइड के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ऐसे वाला एग्स रिलीज कर रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा बर्ड जो है 4 चैम्बर वाले हैं, गर्म खून वाले हैं, हमने कहा डन। हमने कहा उनके अपने फेफड़े हैं, हमने कहा डन। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह के काम करें, हमने कहा डन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? आर्क्यूपेट्रिक्स, कंसीडर द कनेक्टिंग बिटवीन रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में, जो बर्ड्स इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। अच्छा एक एक ये भी याद कर सकते हैं कि क्वेश्चन ने किया आया था, हाँ योग है, बट एक क्वेश्चन ये आया था कि बर्ड्स किनसे डेवलप हुए थे। तो आर्क्यूपेट्रिक्स जो है वो एक कनेक्टिंग लाइन समझते हैं जहां पर हमें ये पता चलता है कि छिपकली या रेप्टाइल से ही जो हमारे पक्षी है वो उनकी एडवांस वर्जन है, ये उन्हीं का एडवांस वर्जन है। ठीक है, अच्छा ये क्या होते हैं? एमनियोटिक एग। एमनियोटिक एग ऐसे होते हैं जैसे तुमने देखा कच्चा अंडा लिया, कच्चा अंडा लिया, कच्चे अंडे के अंदर लिक्विड भरा होता है, धीरे धीरे बच्चा ग्रो करता है, ग्रो करता है, ग्रो करता है, ग्रो करता है, फिर अंडा फोड़ के बाहर निकल आता है। ये वही कैटेगरी है। मतलब ऐसा होता है ना, जब तुम अंडा लेके आते हो, मान लो तुमने कोई अंडा भी लिया, मान लो तुमसे अंडा फूट जाए तो अंडा क्या निकलता है? अंदर फ्लूइड निकलता है। ठीक है, येलो वाला पार्ट निकलता है, तो धीरे धीरे वो डेवलप होता है ना, तो वैसा वाला कुछ स्टेज है इसके अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आएगा। अब आता है मैमल्स। व्हाट इज मैमल्स? अब यहां समझिएगा। देखो मैमल्स क्या हो गए? मैमल्स होते हैं वार्म ब्लडेड, पहला पॉइंट। सर रेप्टाइल्स कैसे थे? कोल्ड ब्लडेड थे। और हमारे जो बर्ड्स थे वो वार्म ब्लडेड थे। अब हम किस पे आ गए हैं? अब हम मैमल्स पे आ गए। ये भी कैसे हैं? हमारे वार्म ब्लडेड। एग्जाम्पल हम लोग इसके अंदर शामिल होंगे, अब मैमल्स के अंदर हम लोग शामिल होंगे। ठीक है, अब ध्यान सुनना। देखो जो ऑर्गेनिजम्स या जो एनिमल्स अपने बच्चों को मिल्क फीड कराएं उनको हम मैमल्स के अंदर शामिल करेंगे। एम्फीबियन पानी में भी रहेगा, जमीन में भी रहेगा। वर्टिब्रेट जो रीढ़ की हड्डी वाले या नोटोकोड या बैकबोन वाले होंगे। क्या क्या पढ़ा? वर्टिब्रेट कौन से जानवर? रीढ़ की हड्डी भी होंगी,
या नोटोकॉर्ड होगा, बैकबोन के लिए सपोर्ट है। एम्फीबियन क्या होगा, पानी में भी रहेगा, जमीन में रहेगा, मेंढक हो गया। मैमल्स क्या हो गए, जिसको हम स्तनधारी बोलते हैं, या जिसको हम बोलते हैं कि जो अपने बच्चे को, यंग वंस को मिल्क जो है बाय मेमोरी ग्लैंड बच्चे को नरिश करे, तो वो मैमल्स हो गए। ठीक, अब हमने क्या बोला, मैमल्स जो हैं वो गर्म खून वाले हैं, जो अपने बच्चे को मिल्क पिलाकर बड़ा करते हैं। ठीक, इंक्लूड क्या करेंगे, ह्यूमंस को इंक्लूड करेंगे हम, डॉग्स को, और देयर आर मल्टीपल चीजें। ठीक है, डॉल्फिन यहाँ पे थोड़ा आप याद कर सकते हो, ये बहुत सारी चीज। उसके बाद मैमल जो हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं, गरम गरम होते हैं, मतलब वार्म ब्लडेड वाले होते हैं, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं इंटरनली। उनके पास अपने हेयर होते हैं, कोई मतलब नहीं है, इंस्टीट्यूशन छोड़ दो, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट साइड फीमेल छोड़ दिया, हमने पढ़ लिया। मेमोरी ग्लैंड जो है जनरली महिलाओं के अंदर होते हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिलाने का काम करते हैं। मैमल्स जो है हाईली स्पेशलाइज्ड डायफ्राम होते हैं सांस लेने के लिए। डायफ्राम हम पढ़ चुके हैं ना, डायफ्राम क्या होता है, फेफड़ों के नीचे होता है। यार वार्म का मतलब क्या होता है, जिनका बॉडी टेम्परेचर अंदर से नॉर्मल टेम्परेचर ज्यादा रहता है, जिसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर ज्यादा रहे वो वार्म ब्लडेड हो जाते हैं। ठीक है, डायफ्राम का हमने देखा ना, डोम शेप का, हाँ वही डोम शेप का, सांस लेने के लिए। कोल्ड का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, जिसका बॉडी टेम्परेचर कम मिले, जिसका ब्लड ठंडा मिले उसके मुकाबले। वार्म का मतलब क्या हो गया, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ज्यादा मिले। उसके बाद क्या होता है, देखो तुम जब भी बॉडी टेम्परेचर देखना होता है, हम लोग कैसे, हम ठंडे हैं गर्म है कैसे पता चलता है, तुम जब नॉर्मली बुखार होता है तो अंदर से ऐसे गर्म गर्म से आते हैं, तो ज्यादा गर्माहट लगता है, बॉडी टेम्परेचर हाई होता है। नॉर्मल डेज में बाहर स्किन ठंडी है, तुम अपने मुंह में उंगली डालो, ऐसे चेक करो, जीभ पे रखो, तो ठंडी ठंडी नहीं लगेगी, गर्म गर्म लगेगी। अंदर से हम लोग गर्म है। ठीक है, अंदर से हम लोग गर्म है, मतलब हम लोग तो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से देखते हैं। जैसे हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, जैसे हम 38 के आसपास देखते हैं, 37-38 के आसपास, तो उससे जो ऊपर जाता है उसको हम कहते हैं भाई थोड़ा वार्म होता जा रहा है, उससे नीचे आएगा तो फिर कोल्ड होता जाएगा, वैसा। ठीक है, चलो, तो अब हम मैमल्स को क्या कह रहे हैं, एडॉप्टेड जो है, चाहे वो जमीन पर रहे, चाहे वो ट्रीज पर रहे, चाहे वो अंडरग्राउंड रहे, ये हर जगह रह सकते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है, विद अ मेल स्पर्म फर्टिलाइजिंग द फीमेल इनसाइड द बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, व्हेन अ स्पर्म एंटर इन अ फीमेल बॉडी पार्ट, तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। हम लोग क्या अंडे देते हैं क्या, नहीं, हम लोग अंडे नहीं देते। तो हमारा जो तरीका है वो फुली डेवलप करने के बाद हम लोग बेबी को जो है वाया फीमेल बॉडी उसको हम बाहर निकालते हैं, ऐसा वाला तरीका है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है बेसिकली। स्पर्म जो, यार हमने रिप्रोडक्शन कर लिया क्या टॉपिक, रिप्रोडक्शन नहीं हुआ ना अभी, ठीक है, तो कल हम लोग रिप्रोडक्शन करेंगे, कल हम रिप्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो इंटरनल वाला यहाँ पे तरीका आपको याद रखना है। उसके बाद आता है एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स। हम लोग एग्जाम्पल हैं, डॉग एग्जाम्पल हैं, वेल्स एग्जाम्पल हैं, बैट्स एग्जाम्पल हैं, एलिफेंट एग्जाम्पल हैं, पैरामिड्स एग्जाम्पल है, या मंकीज, एप्स, ये सारे इसी के एग्जाम्पल है। थोड़ा सा आप ये पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल ही पूछेगा, बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फिशेज। ये ना जाने कितनी बार है, अब ये बिल्कुल रटने वाली चीज है। झूठी मछलियां कौन कौन सी हैं, तो जेलीफिश एक झूठी मछलियां हैं जो कॉलेंट्रेटा से बिलोंग करती हैं। शेलफिश जो है एंथ्रोपेडा से बिलोंग करती है, झूठी है। सिल्वर फिश, ये झूठी मछली हमने याद कर लिया था। क्रेफिश, एंथ्रोपोडा, कटल फिश, डेविल फिश, राजोर फिश, स्टार फिश, हैग फिश, ये ना एग्जाम में आते हैं, ये एग्जाम में आता है डायरेक्ट कि बताओ इनमें से कौन सी जो है असली मछली है, कौन सी नकली मछली है, वैसा वाला। ठीक है, इसको आपको याद करना है। नेक्स्ट आएगा, अब आता है मोनेरा। यार मोनेरा कहाँ पढ़ा था, मोनेरा कहाँ पढ़ा था, एक बार बताओगे जरा, मोनेरा कहाँ, यार मोनेरा सुना सुना सा लग रहा है, कहीं तो पढ़ा था। बिल्कुल स्टार्टिंग में याद करो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया, ऐसे पढ़ा था। तो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला फेस पढ़ा था जो डेवलप नहीं था। तो हमने क्या बोला, मोनेरा क्या प्रोकारियोटिक है, डेवलप नहीं है, यूनिसेलर है, सिंगल सेल के ऊपर चलता है। हमने कहा सही बात है। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एक्सट्रीम हैबिटेट में देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ के बाद सेल वॉल होती है और कुछ के बाद नहीं होती, ये भी हमने पढ़ लिया था। हमने ये पढ़ा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं था इनके पास। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहेगा, अपना फूड खुद बना देंगे, ऑटोट्रॉफ। हमने पढ़ लिया था कि अगर मैं फंगी और एनिमिलिया को छोड़ दूं तो बाकी सारा खाना खुद ही बना रहे थे, हमने याद किया था। जिनमें बहुत सारे जो है अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर एज अ पैरासाइट रहते हैं, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, बस उसी को अलग तरीके से लिखा गया है। मोनेरा क्या है, प्रोकारियोटिक टाइप है, मतलब डेवलप नहीं थे, यूनिसेलर सिंगल सेलर है, अपना खाना खुद बनाएंगे, एक्सट्रीम हैबिटेट में रहेंगे, और किसी के ऊपर, जीव के ऊपर भी रह सकते हैं, इनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ये पॉइंट हमने पढ़ लिया था, हाँ या ना। ठीक है, एक बार इधर देख लो। अब ये कुछ एग्जांपल लिखे हैं, बैक्टीरिया डिफरेंट शेप, ये बैक्टीरिया का एक बार एग्जांपल पूछा गया कि बैक्टीरिया एज अ ग्रुप अंडर द फोर्थ कैटेगरी। सबसे पहले आता है स्पाइरल, जिसको हम कोकस बोलते हैं। मान लो ऐसे लिखा हो, इस बैक्टीरिया की शेप स्पाइरल है, बैक्टीरिया स्पाइरल है, तो हमने क्या बोल दिया, कोकस। रोड शेप होगी तो बैसिलस, कोमा शेप होगी तो विब्रम, स्पाइरल होगी तो स्पाइरलम। ये एग्जाम के सवाल है, एग्जैक्टली क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, कोकी, बेसिली, स्पाइरेलिया, विब्रो। अब तुम समझ गए कि मैं एनसीईआरटी खूब देखता हूँ। ठीक है, मेरे ज्यादातर नोट्स या मेरी ज्यादातर जो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ बायोलॉजी, वो एनसीईआरटी को फॉलो अप लेती है। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे बेस्ट सोर्स कोई नहीं है, ना कोई रेफरेंस बुक, ना कोई कुछ। ठीक है, तो ज्यादातर मैं भी एनसीईआरटी को ही पढ़ना प्रेफर करता हूँ। लेकिन एनसीईआरटी में एक कमी है कि जैसे हम लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होती है। जैसे मैं 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री की पढ़ता हूँ, तो उसमें ज्यादा डिटेल नहीं, उसमें सिर्फ राजा का नाम लिखा होगा, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी होगी, बहुत डिटेल नहीं होता। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले स्पाइरल, कोकस, रोड शेप, बैसिलस, कोमा, विब्रम, स्पाइरल और स्पाइरेलियम, ये हमें याद रखना। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आता है प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा कौन सा पढ़ा था, प्रोटिस्टा कौन सा पढ़ा था, ये देख लो भाई, ये तुम्हारे सामने एक और डायग्राम है, इसको देख लो।
बेसिलस है, रोड शेप है, कोमा शेप, विब्रो शेप और स्पाइरलम स्पाइरल जैसे नजर आते हैं। इनको एक बार देख ले, ये वैसे शीट के अंदर मिलेंगे, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना ये सब मिलेंगे। थैंक यू रिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इधर प्रोटिस्टा, ये प्रोटिस्टा का पढ़ा था। प्रोटिस्टा यार ये मोनेरा था, उससे अगला ही पढ़ा था, और जिसमें हमने कहा था कि यार ये यूकारियोटिक टाइप होता है, यूकारियोट टाइप होता है, लेकिन ये अपना खाना खुद बनाता है। यार खुद बनाते, ये भी हमने पढ़ लिया था। चलो जी आओ इसको पढ़ते हैं। हमने कहा जितने भी सिंगल सेल यूकारियोटिक हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर रहते हैं, क्योंकि इसके बाद तो सारे मल्टी में आते हैं ना, ठीक है, नहीं इनको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रोटिस्टा में क्या बोला, सिंगल सेल होता है यूकारियोटिक के फॉर्मेट के अंदर, और बाकी तो सारे मल्टी सेलर हैं, यही सिंगल सेलर है यूकारियोटिक वाला। हमने कहा बाउंड्रीज आर नॉट डिफाइंड वेल, छोड़ दिया। एग्जांपल प्लांट, एनिमल, फंगाई, ये लिंक है इनसे, ठीक है। एग्जांपल यूनिसेलुलर एल्गी हमने याद कर लिया, डायटम्स याद कर लिया, प्रोटोजोम याद कर लिया, हमने कहा चलेगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ऑटोट्रॉफिक है और हेटरोट्रॉफिक भी शामिल करते हैं, लेकिन हम सिंपल तरीका याद करते हैं। हमने पढ़ा था फंगाई एनिमल को छोड़कर जितने भी किंगडम वाले बच्चे वो अपना खाना खुद बनाएंगे ऑटोट्रॉफ के अंदर, चाहे मोनेरा हो या प्रोटिस्टा हो। हमने कहा ठीक बात। मेंबर जो होते हैं प्राइमरी इक्वेटिक होते हैं, इनके पास फ्लैजिला या सीलिया होता है। सीलिया फ्लैजिला मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है, बस आप याद रखिए, बॉडी से बाहर कोई एक्सटर्नल चीज निकल कर आए, या तो वो सीलिया है, फ्लैजिला है। इनके खाने में, मूवमेंट में, शिकार पकड़ने में जो भी हेल्प करती है वो यही हेल्प करती है हमने, ठीक। उसके बाद एसेक्सुअली कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेल फ्यूजन से जाइकोट। व्हाट इज सेल फ्यूजन एंड जाइकोट? देखो जाइकोट कहते हैं हमारे शरीर के अंदर बनता है, सेल डिफ्यूजर जाइकोट बनना शुरू करता है, ये वो वाला पार्ट होगा, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं। प्रोटिस्टा बेसिकली हुआ क्या सर, प्रोटिस्टा जो हुआ यूकारियोटिक तो है, लेकिन जितने भी आगे के प्लांटे, फंगी, एनिमिलिया, उनसे पहले का सिंगल सेलर था, क्योंकि सिंगल में दो ही चीज है, मोनेरा और प्रोटिस्टा, सिंगल में था। हमने कहा सही। दूसरा हमने क्या पढ़ा, एल्गी एग्जांपल लिया, डायटम एग्जांपल लिया, प्रोटोजो एग्जांपल लिया, हमने कहा डन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फंगी और एनिमिलिया को छोड़ने के बाद सारे ऑटोट्रॉफ के अंदर आएंगे, हमने कहा सही है। इनकी बॉडी के ऊपर फ्लैजिला या सीलिया होता है जो मूवमेंट में मदद करता है, खाना खाने में मदद करता है, शिकार को दूर रखने में मदद करता है, हमने कहा ठीक बात। सेल डिफ्यूजन होगा जाइकोट की तरफ से, फर्टिलाइजेशन हो, चाहे वो सेक्सुअल हो या वो एसेक्सुअल हो, हमने कहा सही, ठीक है भाई। क्लियर हो रहा है ना, कोई ऐसा तो नहीं कि मैं ज्यादा आगे निकल गया हूं। अब आ गया ग्रुप जो है बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखता है। एग्जांपल हमने देख लिया, सीलिया फ्लैजिला हमने देख लिया, एग्जांपल यूग्लिना एक एग्जांपल याद रखेंगे। उसके बाद एग्जांपल के रूप में यहाँ पे एल्गी याद रखेंगे, कोरिसीलिया याद रख लेंगे। उसके बाद एमीबा याद रखेंगे, प्लाज्मोडियम याद रखेंगे, ये एग्जांपल है। उसके बाद हमने कहा था ब्राउन को यहाँ पे एग्जांपल यानी फैकोफाइटा, ठीक है, ये इसी का नाम है। दूसरा रेड का रोडो, ग्रीन का क्लोरो, याद रखोगे। ब्राउन का फैको, रेड का रोडो, ग्रीन का क्लोरो। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली सेक्सुअली दोनों तरीके से, सेल फ्यूजन और जाइकोट फॉर्मेशन के थ्रू ये डेवलप होते हैं। भाई तुम जिंदा हो? हाँ के ना, तुम जिंदा हो ना? हाँ, थोड़ा सा ही बचा हुआ सब। दोबारा देखो, प्रोटिस्टा हमने क्या पढ़ा, मैंने कहा सिंगल सेल का यूकारियोटिक फॉर्मेट है। हमने कहा ये एनिमल, फंगी, प्लांट, इनसे जो पहले की कैटेगरी में आते हैं, अपना खाना खुद बनाएंगे, सेल फ्यूजन करेंगे, ये वाला। ओके आओ, उसके बाद हमने याद कर लेना है क्या क्या एग्जांपल, एल्गी, एमीबा, प्लाज्मोडियम, क्लोरिक्लेया, ये वाला। फिर एल्गी के अलग अलग नाम हमने ये पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेक्सुअल एसेक्सुअल किसी भी तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। आ जाएगा नेक्स्ट आता है, आता है फंगी या फंगाई, जो आपका मन करे। सर व्हाइट पेपर करवाया था, ऐसा है क्या? मैंने व्हाइट पेपर करवाया था। हाँ यार इसी का पार्ट है, ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, वो इसी का पार्ट है। आओ नेक्स्ट, फंगी क्या है। अब हमने बोला कि फंगी या फंगाई ये भी एक यूकारियोटिक वाला पार्ट है, हमने कहा सही है। इसके अंदर क्लोरोफिल है, डन है। नॉन फोटोसिंथेसिस हेटेरोट्रॉफ है, भाई खाना दूसरों के ऊपर खा रहा है तो जिंदा रह रहा है। रिलीज करता है डाइजेस्टिव एंजाइम, जो ऑर्गेनिक मटेरियल या अपने जो भी होस्ट है उसको तोड़ने का काम करता है, हमने कहा ठीक। और स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। रिपीट करते हैं, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इधर देख लो, अब थोड़ा ध्यान समझना भाई। इधर सबसे पहले मैंने फंगी बोला यूकारियोटिक है यानी डेवलप है, ठीक है। डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं रखता। नॉन फोटोसिंथेसिस है, होस्ट के ऊपर बैठेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा और ग्लाइकोजन की एनर्जी फॉर्म करेगा, हमने कहा ठीक। मोस्ट आर सेप्रोब्स, सेप्रोब्स क्या होता है? जो मरे हुए के ऊपर जिए, ठीक है। मल्टी सेलर होता है, हमने कहा ठीक। बट सम आर यूनिसेलर लाइक ईस्ट, लेकिन हमने मल्टी सेलर ही याद किया हुआ। दे डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एनिमल्स कॉल्ड पैरासाइट्स, हमने कहा ठीक बात है। उसके बाद फंगल स्पीशीज जो है डिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में उसके साथ रहेगा, खुद भी जिएगा उसको भी जीने देगा, हमने कहा रहे। लाइक एग्जांपल लिया था जिसमें हम एल्गी और फंगी का एग्जांपल याद किया हुआ है, वो वाला एग्जांपल याद करना है, जहां पर जो हायर ऑर्गेनिज्म होगा उसको खा खा के खुद भी जिएगा उसको भी जीने देगा। फंगी ब्लू ग्रीन एल्गी जो है लाइकिन बनाता है, ये पोल्यूशन को वैसे डिफाइन करने का काम भी करता है। दे आर नॉन मोटाइल, लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स, सेल वॉल चिटिन के लेके बने होते हैं, जिसको हम पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। एक एक पॉइंट एग्जाम में आया हुआ है, देखो। फंगी के अंदर क्लोरोफिल नहीं, दूसरों को ऊपर एंजॉय करता है, हाँ, उनको होस्ट के ऊपर जाता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, बिल्कुल सही। सेप्रोब्स है, डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, पैरासाइट की तरह एंजॉय करता है। एल्गी और फंगी दोनों को जोड़ो, लाइकिन बनता है। अगर हम बात करें फंगी की सेल वॉल क्या है? चिटिन है। चिटिन को क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। चलते नहीं है ये लोग, वहीं जमे रहते हैं, मोटाइल हैं, नॉन मोटाइल हैं, ट्रू स्टेम नहीं होते, ट्रू रूट नहीं होते, लीव्स नहीं होते, वहीं पड़े होस्ट के ऊपर एंजॉय कर रहे होते हैं। ये फंगी का एग्जांपल है। आगे आइएगा,
अब जो भी बॉडी होती है फंगस की, टाइनी फिलामेंट और ट्यूब्यूल से मिलकर, जिसको हाइपे बोलते हैं, करना चाहो तो कर लेना, छोड़ देना। कॉमन मशरूम एग्जांपल है, ठीक है। व्हाइट स्पॉट जो मस्टर्ड लीफ के ऊपर होते हैं वो पैरासाइट फंगस होती है। ईस्ट जो है हमें देखने को मिलती है ब्रेड और बियर में, आपको पता ना, ईस्ट डालते हैं तब जाके हमारे ब्रेड और बियर तैयार होते हैं, फर्मेंटेशन करवाते हैं जब हम लोग। खमीर बोलते, बिल्कुल सही, खमीर बोल दो। जैसे बियर तैयार कर रहे हैं हम लोग या वाइन तैयार कर रहे हैं, तो हमने ग्रेप्स लिया, ग्रेप्स को ब्लेंड किया, उसके अंदर ईस्ट डाल दी फर्मेंटेशन के लिए कि चल बेटा खमीर डाल दिया। और खमीर, छोले भटूरे, इनमें भी तो यही सब प्रोग्राम करवा रहे हैं हम लोग। तो अदर फंगस जो है जैसे प्लांट्स वगैरह में होते हैं, जैसे कोजिंग पिनेकिया एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, ये भी पेनिसिलिन हम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी, वो भी यहीं से खोज की थी। एस्परगिलिस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ चीज, ये आप थोड़ा सा याद करिए, पनीर बनाने में मदद करता है। रिपीट करें, इधर फंगी में यूकारियोटिक है, क्लोरोफिल नहीं है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। एग्जांपल ईस्ट का हमें याद रखना है, पैरासाइट के ऊपर रहता है, मरे के ऊपर रहता है, एंजॉय करता है। एल्गी और फंगस को जोड़ दे डाइकिन बनाता है। चिटिन इसका सेल वॉल होता है। नेक्स्ट आएगा, हाइपी क्या होता है, फिलामेंट होता है इनके ऊपर, हाइपी बोलते हैं। मशरूम हम लोग खा ही रहे हैं, हमने कहा जो थोड़ा थोड़ा हमें पत्ते के ऊपर व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है, ठीक है, नहीं यार कौन कह रहा है, नॉन वेज थोड़ी है, पैरासाइट फॉर्मेशन है। ब्रेड और बियर याद रख लेना, ये इसके अंदर हम ईस्ट या खमीर डालते हैं। पेनिसिलिन एग्जांपल इसी का है। बस यहां तक हमें याद करना था। ये हमारा पूरा पूरा एनिमल किंगडम अब जाकर खत्म हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको बहुत अच्छे से रगड़ना है और पढ़ना है और क्वेश्चन करने हैं। मैं भी क्वेश्चन देखता हूं आज, अगर कुछ नए सवाल मिले तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अब एक बार बताओ, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम समझ में आया? टॉपिक नो डाउट रेगुलर टॉपिक से अलग टॉपिक है, लेकिन अच्छे टॉपिक है। थम्स अप करो सारे बच्चे एक बार, कितने बच्चे रह गए? ठीक है, ओके, ठीक है जी। तो अब आप एक बार इसको पढ़िएगा। कल हम लोग रिप्रोडक्टिव वाले शुरू करेंगे और हम लोग करेंगे डिजीज वाला एक टॉपिक करेंगे। अभी दो तीन बचे हुए हैं, ठीक है। चलो जी, तो आज के लिए इतना ही। ओके, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आशुतोष जी, क्या हाल चाल है? ठीक है सर। इतना उदास क्यों बोलते हो, एकदम चिल करके बोलो, बहुत बढ़िया है। ये सर चिल तो रहते ही हैं, बट कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इसलिए। क्या प्रॉब्लम है बताइए। सबसे पहले तो जिस चीज के लिए बात करना है उसके लिए, उसके बाद बात करेंगे अपने बारे में। सर करंट अफेयर के लिए क्या करें? यार करंट अफेयर एसएससी के लिए ना, तुम मंथली कोई भी मैगजीन उठा लो। मतलब हमेशा कहता हूँ करंट अफेयर के लिए ना आपको वो मैगजीन पढ़नी है जिसमें 200 से 300 क्वेश्चन के बीच में हो, क्योंकि एसएससी में बहुत इनडेप्थ क्वेश्चन तो आता नहीं है करंट अफेयर का कि मैं तुम्हें कहूँगी विजन पढ़ो ना। हमें कोई भी मंथली मैगजीन पढ़ लेनी है जो एक महीने के 200-300 क्वेश्चन करवा दे। एक महीने का? एक सर महीने का ये जो आप शेयर करते हैं टेलीग्राम पे शीतल मैम का, तो उनके वीडियोस वगैरह देखने से और उनके पीडीएफ पढ़ने से क्या ये करंट अफेयर कवर हो सकता है? कवर हो जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखना कि मैम बैंकिंग का करवाते हैं, तो हमें उन क्वेश्चन में ज्यादा फोकस नहीं करना जो बैंकिंग के हैं। ओके, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि वो बैंकिंग का है या फिर वो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि इस बैंक में ये इंटरनली चेंज हुआ तो मेरे को लेना देना नहीं है उससे बहुत ज्यादा। मुझे जनरल स्टेटमेंट जैसे पीएम ने ये इनोग्रेट किया, वो किया, यहाँ वो सही है। पद्म विभूषण आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले कि स्पोर्ट्स कैटेगरी, अवार्ड कैटेगरी कुछ देश में अलग हो रहा है, नेशनल डिफेंस या स्पोर्ट्स या कोई थीम, ये चीजें ज्यादा एसएससी पूछता है। यानी कि हाँ हाँ बोलो। यानी कि उनके क्लासेस से कवर हो सकता है पीडीएफ अगर उनका पढ़ा जाए? हाँ हाँ पढ़ लो। वो करंट अफेयर के लिए प्रॉब्लम चल रहा था सर, करंट अफेयर भी साथ में ऐड करना है ताकि चीजें स्मूथ तरीके से चले, बाद में ज्यादा प्रेशर ना हो। नहीं करंट अफेयर करते रहो, मैं मैम से बोल भी दूंगा कि वो कभी थोड़ा एसएससी ओरिएंटेड करवाएं तो थोड़ा सा टारगेट हो जाएगा। हाँ, मिक्स करंट अफेयर, जैसे हम ही एक एसएससी के ही बच्चे नहीं ना है, वो टारगेट उनका कुछ और भी रहता है ना। हाँ, उनका टारगेट बैंक का रहता है ना। हाँ, तो बैंक का रहता है, तो बैंक का भी रहे और एसएससी के लिए भी। जैसे संडे का जो मैराथन था मैम का 100+ क्वेश्चन का, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मैं मतलब यूट्यूब पे मैंने देखा पढ़ा, जिसमें पीएम के बारे में भी थे, बैंक्स के बारे में भी थे, आरबीआई एसबीआई, मतलब वो कनेक्टिंग पॉइंट था, टाटा कैपिटल्स वगैरह था। तो ये सब चीजों को अवॉइड करना है, और ये अवार्ड हो गया, स्पोर्ट्स हो गए, ये सब चीजों को। जैसे पुनीत राजकुमार एक साउथ कन्नड़ एक्टर थे, वो उन्होंने उनके जन्म दिवस पे कुछ मनाने के लिए, तो इस तरीके की चीजों को फोकस करना है। मैं बोल दूंगा एक बार कि थोड़ा सा अगर करें, पर वो ज्यादा बैंकिंग का रहता है। हाँ, पर ज्यादा बैंकिंग का रहता है, और ऊपर से कह दूंगा मैं कि अगर पॉसिबल हुआ तो कर देंगे। बाकी वाइफ ज्यादा बात सुनती है नहीं, तो अगर सुन लिया तो देखते हैं। अच्छा, कोई वो ठीक है बाकी मैं बोल के देख लेता हूँ अगर क्या है। बाकी आप उठाओ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई मंथली उठाओ तो भी चल जाएगा। मंथली उठाओ, किसी का भी देख लो जो करंट अफेयर रिवीजन का तो पूरे एक महीने का,
अच्छा, एक दो बुक बुक देखो, एक राहुल सर हैं, राहुल सर। आप उनको ढूंढना, वो भी करंट अफेयर कराते हैं, जलजला करके कराते हैं, वो पहले हमारी टीम में ही थे। राहुल सर यूट्यूब पे है सर? हाँ, यूट्यूब पे हैं, DCA बाय राहुल करके हैं, उनको भी आप देख लेना। DCA। हाँ, डेली करंट अफेयर बाय राहुल। अब मुझे पता नहीं वो अभी करवा रहे हैं कि नहीं करवा, लेकिन वो हमेशा जलजला करवाते हैं, महीने का रिकॉल करवाते हैं, तो एक बार आप उनको देखिए, वो भी अच्छा करवाते हैं। हाँ, और सर मेरा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मेंटल प्रॉब्लम चल रहा है। कैसा फील कर रहे हैं? जिस तरीके मतलब फील बेकार ही है, मतलब मन उखड़ा उखड़ा सा रहता है। होता ये है कि जब पढ़ते रहते हैं तो वो तो ठीक है, बट बाद में जब पढ़ाई छोड़ दो, बाहर निकलो और एनवायरनमेंट के जब भी कांटेक्ट में आओ, तो मतलब जो निगेटिविटी है, जैसे एनवायरनमेंट जो आसपास में हो रहा है, वो चीजें दिमाग में ज्यादा घूम रही है, और उससे मतलब लड़ने का कोशिश करते हैं कि उन चीजों को अवॉइड करें और जो पढ़ते हैं उसको माइंड में रिकॉल करें, बट काफी परेशानी हो रहा है और मतलब चिड़चिड़ापन हो गया है, और गुस्से बहुत ज्यादा आने लगे हैं, चीज चीज पे गुस्से आने लगे हैं। ये मेरा हॉबी नहीं था, बट ये धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है, और ये हो गया है ऐसे कि 7 डेज बीच में मैं नहीं था, मतलब कहीं और गया हुआ था, और वहां से आने के बाद ये ना बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है ये, कि तैयारी के दौरान बहुत गुस्सा आना या मन ना लगना या थोड़ा चिड़चिड़े रहना, ये एक्चुअल में है। ठीक है, तो इसका समाधान क्या है? तो ये तब ज्यादातर फील होता है, क्योंकि वन टाइम पे शायद मैं भी ये फील करता था कि जब हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो एट अ टाइम हमको कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा होता है, एट प्रेजेंट तो नहीं नजर आ रहा होता है, हमको लगता है अभी चीजें दूर हैं और लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, तो सारी चीजें ना घूम फिर के ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही क्यों, या हम ये सोच भी नहीं रहे, फिर भी हमें गुस्सा और छोटी छोटी बात पे एकदम ट्रिगर हो जाता है। कोई बस मम्मी ये कह दे, अरे ये प्लेट दो मुझे, कल ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मॉम से मैं झगड़ लिया, मतलब बातचीत वो हो गया, मतलब जो होना नहीं चाहिए था, लेकिन बाद में ये एहसास हुआ कि हम ये कर क्या रहे हैं, मेरा ये हॉबी नहीं था। हम मतलब नॉन वायलेंस फॉलो करते थे, बट धीरे धीरे ये चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़े, ये सब चीजें हो रहा है। ये ना सबके साथ ही होता है, मुझे लगता है वन एट टाइम हर आदमी चीज को फेस करता है। मतलब हम लोग भी कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि छोटी छोटी बात, मान लो कोई क्लास ले रहे हैं, गेट हल्का सा खोल कर, कितनी देर की क्लास है, तो गुस्सा आता है, क्लास के बीच मत आया करो, तुम मेरे को पढ़ाने दिया करो, ऐसा। तो ये रिलेटेबल रहता है, सबके साथ रहता है। इसके लिए पता क्या करूं मैं, जनरली मैं क्या करता हूँ, जब मुझे ऐसी सिचुएशन लगती है कि मैं बहुत परेशान हूँ या ये टाइम मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो मैं उस टाइम के अंदर ना या तो मैं कुछ अच्छा सुनने लगता हूँ, क्योंकि ऑडियो या वीडियो कुछ सुने, जैसे आपने कोई भगवत गीता का कुछ सुनना शुरू कर दिया या कोई मोटिवेशन टाइप किसी की ऑटोबायोग्राफी देख ली, तो थोड़ा सा ना माइंड डाइवर्ट होता है, यार ये भी चीजें सही हो रही है। और दूसरा जो मैं आजकल करने लगा हूं, जो पहले नहीं करता था, मैं थोड़ा मेडिटेशन करने लगता हूँ, जिससे मुझे थोड़ा, ये मेडिटेशन मेरा पार्ट था, ये मैं काफी दिनों से मेडिटेशन कर रहा था, बट कुछ दिनों से जब से ठंड स्टार्ट हुई है, मेडिटेशन छूट गया और मैं मेडिटेशन भी नहीं कर रहा। नहीं किया करो मेडिटेशन, हर बच्चा करे, चाहे 10 मिनट करे, 15 मिनट करे, मजा आने लगेगा। मैं पहले जब शुरू किया मेडिटेशन, तो मुझे ना पहले तो ये कि सब लोग ये बोलते हैं आंखें बंद करके यार एक पॉइंट ढूंढो या तुम कुछ मत सुनो, तो मैं बहुत दिनों तक, मतलब कम से कम 15 दिन तक, तो मुझे, मैं आंखें बंद करता, दिमाग में आता आज क्लास में ये पढ़ाना है, आज ये करना है, आज वो करना, मतलब जो चीजें सोचनी भी नहीं होती वो उसी टाइम पे याद आएंगी, आज मुझे दुकान पे जाना, आज मुझे ये लाना है। तो मतलब वो 15 मिनट ऐसे होगी, सारी दुनिया की बातें तभी याद आ रही है और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे याद ना आए, तो 15 दिन तो मुझे यही करने में लगा कि मुझे कुछ सुनाई ना दे। यही चीज मैं अभी फेस कर रहा हूँ, मतलब कहीं भी निकलूं या फिर कोई काम कर रहा हूँ, घर में ही कर रहा हूँ, तो अटपटा चीजें, मतलब जो आना नहीं चाहिए वही दिमाग में आ रहा है। थोड़ा ना अपना दिमाग को इधर उधर डाइवर्ट करें, जब ऐसी चीज में लगे ना कि यार हम बहुत ज्यादा इधर उधर सोच रहे हैं, अपने आप को डाइवर्ट करो। कभी कभी ऐसा मतलब मेरे दिमाग में भी आने लगता है कि भाई हम ओवर थिंकिंग का शिकार नहीं हो रहे हैं, या फिर माइंड डिप्रेशन में जा रहा है, या फिर ये सब कुछ तो नहीं हो रहा है, इस तरीके से फीलिंग आने लगता है। नहीं, ऐसा सोचो मत। पहली चीज तो ये ना, पहले के लोगों को तो मैं ऐसे, मतलब मम्मी पापा से पूछता, मम्मी हमें एंजाइटी हो रही, घबराहट हो रही, डिप्रेशन लग रहा है, तो एक दिन मम्मी से ही बोला, मम्मी कह रहे हमारे टाइम में बहुत सारे लोग थे, मुझे पता ही नहीं था कि ये डिप्रेशन एंजाइटी नाम की चीज है, तो अब हमें बहुत ज्यादा सुनने लगे कि हम लोग इतने भागने लगे कि डिप्रेशन होने लगा, ये होने लगा। पहले तो इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, सोचो कि मूड थोड़ा खराब चल रहा है, उस मूड को सही करना है। बहुत ज्यादा सोचने के कारण भी हम गूगल पे सर्च करते हैं, फुंसी हो गई, तो अगर हमने फुंसी या सोच लिया ना गूगल पे सर्च, वो तो कैंसर ही में बताएगा, वो उससे कम बीमारी नहीं बताएगा, शायद वो ऐसे कहते भाई आखिरी स्टेज चले, बचना मुश्किल है। तो ये है कि तुम इसके बारे में सोचो नहीं, बस ये सोचो कि मूड थोड़ा अभी खराब है, इसको सही करना है, इससे वापस निकलना है, बस कि तुम अपने आप को थोड़ा बिजी रखो, अच्छी चीजें करो, दिन में प्रॉपर पढ़ाई करो, रात तक सोते सोते ना अच्छा लगने लगेगा। मैं सही बता रहा हूँ, जिस दिन तुम पढ़ाई अच्छी करते हो उस दिन रात को ऐसा लगता है कुछ किया यार, आज तो कुछ किया, तो ऑटोमेटिकली वो हैप्पीनेस की फीलिंग आने लगती है। तो छोटे छोटे गोल्स रखो उस दिन कि आज मैंने आधा घंटा 15 मिनट मुझे पूजा करने से बहुत फर्क पड़ता है। शायद मैं ये पहले नहीं समझता था, लेकिन मुझे अब तो फर्क पड़ने लगा है कि जिस दिन मैं खराब हूँ उस दिन मैं बैठ के थोड़ी पूजा कर लेता हूँ, पूजा के कुछ भी कर लो मुझे अच्छा लगे, मैंने पढ़ ली, कोई आरती गा ली, घंटी बजा ली, बैठ के मेडिटेशन कर लिया, मतलब कुछ ऐसी चीज, या कहीं मंदिर में चला गया,
ठीक है। यानी कि ये सब चीजें यानी कि असर है छोड़ने का। एक तो पहला मेडिटेशन में छोड़ दिया, और दूसरा मैं मॉर्निंग में सबसे पहले नहा धो करके पूजा वूजा कर करके तब क्लासेस करता था। ये 2 चीजें छोड़ दिया। डालो इसको रूटीन में डालो तो सही होगा। देखो हर आदमी ना एक मतलब लाइफ में ना हम लोग जब तैयारी करते हैं तो हमारे पास बीच में बहुत खाली समय होता है। हम चाहे अपने आप को कुछ ही बोले, हमारे पास खाली समय तो होता है जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, भाई उसकी फेसबुक पे देख लिया वो ग्रो कर रहा है मैं ग्रो नहीं कर रहा, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। पहली चीज अपने आप को उन सब चीजों से दूर कर लो। ये 6 महीना थोड़ा अपने आप को दुनिया से आइसोलेट करो। और आइसोलेट पहले से ही मैंने कर दिया है, मैं सारे सोशल मीडिया खत्म। सही है, अपने आप को थोड़ा सा ना प्रेज करना शुरू करो। अपने आप को थोड़ा ये कहो कि अच्छा कर रहा है तो, और ऐसे ही करते जाएगा तो हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा अपने आप से 15-20 मिनट बात करो, छत पे बैठ के धूप में थोड़ा अपने आप से बात किया, भाई तू क्या कर रहा है आजकल पूरे दिन में। अपने आप से बात करना बहुत अच्छी चीज है। और हमेशा मेरे को लगता है कि अपने आप से बात, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बात करें। हम अगर 10 मिनट खाली तो किसी दोस्त को फोन लेना, अरे क्या कर रहा है तू और बता, तो मतलब उससे अच्छा अपने आप से बात करो। आप अपने आप से बात करो तो जानोगे कि तुम पूरा दिन क्या करते हो। ठीक है। मेडिटेशन करने का सही तरीका क्या होता है? देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुबह बहुत अच्छा होता है। सुबह इसलिए अच्छा होता है क्योंकि बहुत शांति होती है, और पहले हम तो डिस्टर्ब्ड हैं ही, हमें कहीं आवाज आए तो हमारा ध्यान उसी पे जाएगा। तो कोशिश करो कि ऐसी जगह करो जहां थोड़ी शांति हो, बहुत ज्यादा चींची चूची मत करो, जहां पे बहुत साउंड हो, थोड़ा कम जगह करो। पहले मैं मेडिटेशन किया करता था, मतलब छत पे चढ़ के सुबह में मॉर्निंग में बैठता था, और जो चिड़िया की आवाजें होती थी उनको मैं सुनता था, डीपली सुनता था। मतलब वो आवाजें किस साइड से आ रही हैं, किसकी आवाज है, वो क्या है, इस तरीके से मैं पहले मेडिटेशन करता था। मेडिटेशन देखो मेरे को ना आजकल 2 चीज क्लिक होती है, शायद आप लोगों को होती नहीं। मैं मेडिटेशन आंखें बंद करके करता हूँ। तो आंखें बंद करके सब लोग मेडिटेशन करते हैं, तो मैं उस आंखें बंद करने में भी ना एक क्लिक और कर पाता हूँ कि मैं आंखें बंद में भी आंखें बंद कर देता हूँ। मतलब समझा क्या? जैसे मैंने आंखें बंद की, या पूरा ऑफ, मतलब ऑफ। हाँ। मतलब मेरा माइंड वहां पे ब्लैंक हो जाता है। हाँ। एक तो आंखें बंद करके हम बैठते हैं तो हमें आसपास की सराउंडिंग पता रहती है और अंधेरा दिखता रहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ उस अंधेरे को भी नहीं देखना, तो उसमें भी मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। आंखें बंद करने के बाद ये अच्छी चीज है। काफी दिन बाद एहसास हुआ, पहले नहीं होता था। मतलब मेरे को जब काफी दिन करते हो गए तब मुझे लगा आंखें बंद में भी बंद किया जा सकता है। मे बी इससे तो पूरा माइंड रिलैक्स हो जाएगा एकदम। मैं जब वो मेडिटेशन करके उठता हूँ तो मैं सीरियस बता रहा हूँ, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कि जब उठता हूँ तो ऐसा लगता है कि शरीर एकदम खाली हो गया और एकदम इतना हल्का लगता है कि ऐसे कि हवा में उड़ रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे 4 दिन में आ गया था, मैंने बहुत टाइम दिया और रिसेंट में जाके चीजें मुझे फील होने लगी। और वो भी ये नहीं कि हर बार फील हो। ओके, मतलब टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया वैसे वैसे फीलिंग टाइम के हिसाब से आने लगा है। और मैं सच बता रहा हूँ, अभी कुछ 5-6 दिन पहले से मुझे ऐसा फील होने लगा। ठीक है, बट बाकी चीजें अपने आप को सॉर्टेड रखो, चीजें इजी करो। ये मैं तो आपसे काफी टाइम से नहीं जुड़ा हूँ, बट आप जब से अनअकैडमी पे आया है उसके 1-1.5 महीने के बाद आपसे जुड़ा हूँ, तो आपका पर्सनल अकाउंट का वो टेलीग्राम जो बोलते हैं वो मेरे पास नहीं है, वो कैसे मिलेगा? वो आप ना मेरी पुरानी कोई भी वीडियो उठा लेना, उसमें मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो जो लिंक पुरानी वीडियो यूट्यूब पे उठा लेना कोई भी। इस पे चैनल था एक हमारा अनअकैडमी इंद्रधनुष चैनल, उस पे ढूंढ लेना, उसमें मैंने शेयर किया हुआ है। अच्छा, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। चलो जी आशुतोष जी, ओके, ध्यान रखो अपने आप को, थोड़ा इंडल्ज रखो चीजों में और अपने आप को। अच्छा शाम कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, चलो आशुतोष जी, ओके बाय बाय, टेक केयर। ओके सर। आशुतोष कह रहे हैं कि सर बाइसेक्सुअल एसेक्सुअल का मतलब क्या? देखो बाइसेक्सुअल में दोनों सेक्स होना जरूरी है। एसेक्सुअल के अंदर आप उसको, जैसे हम कोई प्लांट लेते हैं, ठीक है, वो खुद ही ग्रो कर जाए, दोनों सेक्सेस ना हो, वो खुद ही ग्रो करता जा रहा है, वैसा वाला। ठीक है, कंपल्सन नहीं कि दोनों हो, वो खुद भी ग्रो कर सकता है, इंडिविजुअल कैपेबल है कि खुद से ग्रो करने का, ऐसा। ठीक है, चलो अब बाकी सब लोगों से मुलाकात करेंगे आज शाम को 8 बजे, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, मन लगाकर पढ़ो। ओके जी, चलिए बाय बाय। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।